वेलकम टू जीके जीएस जोन। आज का टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस आइकन की ज़रूर बटन दबाएं, जिससे नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलते हैं डायरेक्ट पॉइंट पे। और इसका आज पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है ज्योग्राफी का। जो आज का टॉपिक है पृथ्वी के स्थलाकृति के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी के स्थलाकृति के बारे में पढ़ेंगे। और इसका फर्स्ट पॉइंट करिए कि पृथ्वी का स्थलाकृति का अध्ययन क्या कहलाती है। तो ट्रोपोग्राफी कहलाती है। जो पृथ्वी के स्थलाकृति के अध्ययन करती है उसे ट्रोपोग्राफी कहलाती है। और नेक्स्ट पॉइंट करिए कि अपक्षय होती है। जो अपक्षय में क्या होती है, तो चट्टानों का टूटना क्या कहलाती है। तो अपक्षय कहलाती है चट्टानों का टूटना। और वायु या जल के द्वारा चट्टानों का बहना क्या कहलाती है। जो वायु या जल के द्वारा चट्टानें बहती है उसे अपरदन कहलाती है। क्या कहलाती है? अपरदन कहलाती है। और गाद में क्या होती है, तो गाद का जमा होना क्या कहलाती है? निक्षेपण कहलाती है। जिसमें क्या होती है, गाद का जमा होना निक्षेपण कहलाती है। गाद का जमा होना निक्षेपण। और वायु या जल के द्वारा चट्टानों का टूटना क्या कहलाती है? अपरदन कहलाती है। और चट्टानों का टूटना अपक्षय। और यहाँ पे दिया गया नदी की अवस्था के बारे में दिया गया। और नदी होती है जो हमेशा 3 अवस्था में होती है। युवा अवस्था में होती है, प्रौढ़ावस्था में होती है, तीसरा वृद्ध अवस्था यानी वृद्धावस्था में मुहाना निक्षेप करती है। और प्रौढ़ावस्था में मैदान में रहती है। और युवावस्था में पर्वत के रूप में नदियाँ अवस्थित रहती है। युवावस्था में पर्वत में और प्रौढ़ावस्था में मैदान के रूप में रहती है। और वृद्ध में मुहाना के रूप में निक्षेप ये करती है। और यहाँ पे करिए कि और सर्वाधिक अपक्षय जो नदियाँ किस अवस्था में करती है, तो सर्वाधिक अपक्षय करती है युवा अवस्था में नदियाँ हैं जो सर्वाधिक अपक्षय करती है। और नदियों का सर्वाधिक शक्ति ढाल से मिलती है। नदियों में क्या होती है, तो सर्वाधिक शक्ति ढाल देखी जाती है नदियों में। और छिप्रिका होती है जो यह कटोरे नुमा यानी उबड़ खाबड़ जैसी संरचना की जैसी छिप्रिका बनती है। जो ये नदियाँ की आकार होती है जो कटोरे नुमा या उबड़ खाबड़ होती है। और छिप्रिका होती है जो क्या उबड़ खाबड़ होती है। और भी आकार की घाटी जो दो पर्वतों के बीच में खाई जैसी एकदम गहरी होती है उसे भी आकार की घाटी कहती है। और यह गहरी होती है और इसे गार्ज भी कहा जाता है। भी आकार की घाटी को क्या कहा जाता है, तो गार्ज भी कहा जाता है। और गार्ज गहरा होकर कैनियन या आई आकार की घाटी बनाती है। गहरा होकर क्या बनाती है, तो कैनियन या आई आकार की घाटी बनाती है। आई या कैनियन आकार की घाटी बनाती है। और इसमें एक है, इसका एग्जांपल दिया गया है कोलोराडो नदी है जो यूएसए में पड़ती है। जो कैनियन ग्रांड बनाती है जो आई आकार की घाटी है कोलोराडो नदी। और नेक्स्ट पॉइंट है एस आकार की घाटी है। एस आकार की घाटी है मैदानी में बनते हैं। एस आकार की घाटी कहाँ बनते हैं, तो ये मैदानी में बनते हैं। और इसके किनारे पर जमा मिट्टी के तटबंध के द्वारा यह बनती है। एस आकार की घाटी कहाँ बनती है, तो मैदान में बनती है एस आकार की घाटी। और नेक्स्ट है गोखुर झील। और ये गोखुर झील का इसका आकार कैसी होती है, तो ये सीधा होती है। और इसका आकार एस आकार की संरचना बनती है गोखुर झील में। एस आकार की घाटी कहाँ बनती है, तो ये गोखुर झील में एस आकार की घाटी बनती है। कहाँ पे? गोखुर झील में बनती है। और ये इसकी आकार कैसी होती है, सीधी होती है। और नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि नदी द्वीप क्या है, तो जब नदियाँ अपने बीच का मार्ग में ही सिल्ट को जमा कर देती है उसे नदी द्वीप कहा जाता है। जब नदियाँ अपने बीच के मार्ग में क्या करती है, तो सिल्ट को जमा कर देती है उसे नदी द्वीप कहलाती है। और नदी द्वीप का निर्माण हमेशा ये नदी द्वीप करती है। और नेक्स्ट पॉइंट करें कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप है, जो विश्व का सबसे बड़ी नदी द्वीप है। और जो कौन सी नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप। और नेक्स्ट पॉइंट करिए कि तटबंध और नदी द्वीप बहुत ही उपजाऊ जमीन होती है। तटबंध और तथा नदी द्वीप होती है जो क्या होती है, बहुत ही उपजाऊ जमीन होती है। और वितरका क्या है, तो वितरका एक नदियाँ जब मुहाने पर पहुँचती है तो ढाल कम हो जाती है उसे वितरका कहलाती है। जब नदियाँ की जब मुहाने पर पहुँचती है तो उसका ढाल कम हो जाती है, वह क्या कहलाती है, तो वितरका कहलाती है। और जिससे नदियाँ कई शाखाओं में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और इन शाखाओं को वितरका कहलाती है। जैसे देख रहे हैं एग्जाम्पल में यहाँ पे पिक्चर में, ये वितरका और ये सागर है। आगे जाकर सागर मिलती है और कुछ दूरी पर डेल्टा का निर्माण करती है और कुछ दूरी पर वितरका का निर्माण करती है। तो वितरका क्या है, तो नदियाँ जब मुहाने पर पहुँचती तो ढाल इसका कम हो जाती है। और जिसमें नदियों की कई शाखाओं में बढ़ जाती है। और इन शाखाओं को वितरका
कहा जाता है। और नेक्स्ट है डेल्टा। डेल्टा है जो यह मुहाने पर जमा गाद द्वारा बनती है। डेल्टा कहाँ पे बनती है? मुहाने के पर बनती है और ये मुहाने पर जमा गाद के द्वारा बनती है और यह सबसे उपजाऊ होती है। और इसका सबसे बड़ा डेल्टा गंगा का ब्रह्मपुत्रा है जो सुंदरबन डेल्टा है जो सबसे बड़ी डेल्टा का निर्माण करती है, ब्रह्मपुत्रा। और ये सुंदरबन का डेल्टा का निर्माण करती है। और नोट में याद दिया गया है कि जब एक ओर पहाड़ हो तो डेल्टा तथा एस्चुरी दोनों बनाती है। जब एक ओर क्या होती है? पहाड़ होती है और एक ओर पहाड़ होती है तो क्या होती है? तो डेल्टा और एस्चुरी क्या बनाती है? दोनों बनाती है। और दोनों ओर नदियाँ पहाड़ के होने पर एस्चुरी भी बनाती है। दोनों ओर क्या बनाती है? एस्चुरी भी बनाती है और डेल्टा भी बनाती है। और तथा पहाड़ नहीं हो तो नदी डेल्टा का निर्माण करती है। जब पहाड़ होती है तो क्या डेल्टा और एस्चुरी दोनों बनाती है और जब पहाड़ नहीं होती तो केवल क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं, एस्चुरी क्या है? तो एस्चुरी है जो जब नदी के मुहाने पर पर्वत हो, जब नदी के मुहाने पर क्या होती है? पर्वत होती है तो डेल्टा न बनाकर क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है। जब नदी के मुहाने पर पर्वत हो तो वहाँ डेल्टा न बनाकर एस्चुरी बनाती है। जहाँ पे पर्वत रहती है वहाँ एस्चुरी बनाती है। जैसे नर्मदा ताप्ती और गोदावरी क्या बनाती है? तो एस्चुरी बनाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नर्मदा ताप्ती है जो कौन सी है जो नदी है जो एस्चुरी का निर्माण करती है? तो नर्मदा और ताप्ती और गोदावरी है जो एस्चुरी का निर्माण करती है। और नेक्स्ट पॉइंट करिए कि एस्चुरी बनने में सागर तट क्या हो जाती है? बड़ा हो जाती है। जब एस्चुरी बनाई जाती है तो सागर की तट क्या हो जाती है? बड़ा हो जाती है। और नेक्स्ट पॉइंट करिए कि गोवा का मार्मोगांव बंदरगाह है जो एस्चुरी पर स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पूछेगी कि कौन सा ऐसा बंदरगाह है जो एस्चुरी पर स्थित है? तो मार्मोगांव बंदरगाह जो गोवा में स्थित है जो एस्चुरी का निर्माण करती है। और नेक्स्ट पॉइंट करिए सबसे बड़ा एस्चुरी कौन सी नदी बनाती है? तो सबसे बड़ा एस्चुरी है जो गोदावरी नदी बनाती है। और गोदावरी है जो डेल्टा तथा एस्चुरी दोनों का निर्माण करती है। गोदावरी है जो क्या करती है? तो एस्चुरी तथा डेल्टा का दोनों का निर्माण करती है। और यह इसे दक्षिण भारत का गंगा कहा जाता है। किसे? तो दक्षिण भारत का गंगा कहा जाता है, गोदावरी को कहा जाता है भारत। और नेक्स्ट पॉइंट करिए कि भारत का एकमात्र सरस्वती नदी है जो भूमिगत है। भारत का एकमात्र कौन सी नदी है जो भूमिगत है? सरस्वती नदी है। और नेक्स्ट पॉइंट करिए कि भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति। तो भूमिगत जल द्वारा जो निर्मित स्थलाकृति है उसके बारे में चरण दिया गया है। तो भूमिगत जल द्वारा स्थलाकृति चूना पत्थर वाले प्रदेश में होते हैं। कहाँ पे बनती है? तो स्थलाकृति होती है बनती है जहाँ पे चूना पत्थर वाले प्रदेश में बनती है और जिसे क्या कहा जाता है? कास्ट प्रदेश कहा जाता है। जो चूना पत्थर द्वारा जो भू स्थलाकृति बनती है उसे कौन से प्रदेश कहा जाता है? तो कास्ट प्रदेश कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल दिया गया है जो और इनमें क्या होती है कास्ट प्रदेश में? तो सर्वाधिक जल सोखने की क्षमता अधिक होती है। कास्ट प्रदेश में क्या होती है? तो जल सोखने की क्षमता अधिक होती है। जैसे एग्जाम्पल में दिया गया इसका धौलारंध्र, इवाला, पोल्जे, डोलायन और पेंटारोसा। धौलारंध्र, इवाला, पोल्जा और डोलाइन एंड पेंटोरोसा है। और अंधेघाटी, एस्टलेटाइट, एस्टलेमाइट और कंदा ये सब सभी क्या है? तो कास्ट प्रदेश का एग्जाम्पल है। धौलारंध्र, इवाला, पोल्जे, डोलाइन, पेंटारोसा, अंधेघाटी, एस्टलेटाइट, एस्टलेमाइट, कंदरा। धौलारंध्र, इवाला, पोल्जे, डोलाइन, पेंटारोसा, अंधेघाटी, एस्टलेटाइट, एस्टलेमाइट, कंदरा ये सब क्या है? कास्ट प्रदेश का एग्जाम्पल है। और यहाँ पे दिए गए हैं जो ऊपर जो पहाड़ी उड़ड़ खावड़ है जो ये ऊपर की ओर रहती है उसे अस्टलेटाइट कहा जाता है। और नीचे के जो गहरी खाई की तरह निर्माण करती है उसे अस्टलेमाइट कहा जाता है। और जहाँ पे ये जो दो गैम्पिंग है उसे कंदरा कहा जाता है, कंदरा कहा जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट करें कि अस्टलेटाइट और अस्टलेमाइट दोनों जहाँ मिलते हैं उसे कंदरा स्तंभ कहा कहते हैं। जहाँ पे अस्टलेटाइट और अस्टलेमाइट जहाँ पे मिलती है उसे कंदरा स्तंभ का स्तंभ कहते हैं। और समुद्र जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति, जो समुद्र के द्वारा जो निर्मित स्थलाकृति है उसके बारे में दिए गए तो देखते नीचे। तो समुद्र जल की स्थलाकृति कैसी होती? तो लहरें जैसे बनाती है। और इसका एग्जाम्पल बनती है तो समुद्री गुफा और मेहराब, लैगून झील और दंतुरी तट क्या है? तो ये सब सभी समुद्री जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। तो इनमें से टोटल कितने हैं? तो 5 हैं समुद्री जल स्थलाकृतियाँ। समुद्री गुफा, मेहराब, लैगून झील और दंतुरी तट है जो कि ये सब समुद्री जल की स्थलाकृतियाँ का एग्जाम्पल। और नेक्स्ट करिए लैगून झील को
क्याल या पश्च सागर झील भी कहते हैं। लैगून झील को क्या कहा जाते हैं? क्याल या पश्च सागर झील भी कहा जाता है। लैगून झील को पश्च सागर के नाम से जानी जाती है। और नेक्स्ट पॉइंट करिए कि मरुस्थल स्थलाकृतियों के बारे में दिया गया। तो मरुस्थल से क्षेत्र में स्थलाकृतियाँ पवनों एवं सीमित मात्रा में जल के द्वारा बनती है। पवनों और किसके द्वारा बनती है? तो पवनों और सीमित मात्रा के जल के द्वारा मरुस्थलीय स्थलाकृति का निर्माण करती है। और जैसे इसका एग्जांपल में दिया है बरखान, प्लेया, छत्रपशिला मरुस्थलीय एवं सीमित मात्रा में क्या होती है? तो जल के द्वारा बनती है मरुस्थलीय स्थलाकृति। और मरुस्थलीय स्थलाकृति का उदाहरण दिया गया यानी एग्जांपल दिया गया बरखान, प्लेया, छत्रपशिला, डाइकोंटर, लोयस और मैदान, लोयस और इंसलबर्ग और इल्सनबर्ग और बाल्सन झील है जो इसकी सब है जो मरुस्थलीय स्थलाकृति का उदाहरण दिया गया। और नेक्स्ट है हिमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ दिया गया। और यह स्थलाकृतियाँ कहाँ रहती है? तो हिमनद द्वारा स्थलाकृतियाँ बर्फीले क्षेत्रों में देखने को मिलती है। कहाँ पे देखने को? तो हिमनद द्वारा स्थलाकृतियों का निर्माण बर्फीले क्षेत्र में होती है। और इसका एग्जांपल में दिए गए मोरेन, युवाकार की घाटी, लटकती घाटी और ड्रमलिन। याद रखिएगा मोरेन, युवाकार की घाटी, लटकती घाटी, ड्रमलिन है जो हिमनद के द्वारा स्थलाकृतियों का निर्माण करती है। और इसका तट मुख्य रूप से दो होते हैं, एक रिया तट होते हैं और एक फ्योर्ड तट। रिया तट में क्या होती है? तो गहराई खाई होती है। और जबकि फ्योर्ड तट में समुद्र के खड़ी ढाल यानी बर्फ के रूप में रहती है। इसमें बर्फ के द्वारा क्या बनती है? पहाड़ों का निर्माण होती है, उसे फ्योर्ड तट कहा जाता है। और रिया तट है जो गहरी खाई के रूप में पाई जाती है। और नदियाँ मुहाना पर कचरा जमा करती हो वह क्या कहलाती है? तो डेल्टा किसे कहते हैं? जब नदियाँ मुहाना पर कचरा लाकर जमा कर देती है उसे डेल्टा कहते हैं। और कचरा समुद्र में गिरा देती है उसे एस्चुरी कहलाती है। जब कचरा समुद्र में गिरा देती है एस्चुरी कहलाती है। और भी यहाँ पे दिया गया नर्मदा और ताप्ती क्या है? तो नर्मदा और ताप्ती एस्चुरी बनाती है। और गोदावरी नदी जो एस्चुरी और डेल्टा दोनों का निर्माण करती है। और सबसे बड़ी डेल्टा का निर्माण गंगा नदी करती है। और रामबिली गुफा कहाँ है? तो विशाखापत्तनम में रामबिली गुफा है। और नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया और नेक्स्ट है भूगर्भ विज्ञान जियोलॉजी के बारे में दिया गया। तो इसका देखेंगे। और इसके अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अध्ययन किया जाता है। भूगर्भ विज्ञान में पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में देखते हैं। और पृथ्वी के अंदर जानकारी को अप्रत्यक्ष रूप से देती है। और पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी कैसे रूप में देती है? अप्रत्यक्ष के रूप में देती है। और पृथ्वी के अंदर जाने पर तापमान तथा घनत्व दोनों क्या होते हैं? तो पृथ्वी के अंदर जब जाते हैं तो उसका टेम्परेचर और डेंसिटी में क्या होती है? बढ़ जाती है। और एक पॉइंट दिया गया है कि 32 मीटर गहराई पर जाने पर क्या होती है? तो 1 डिग्री टेम्परेचर का क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। 32 मीटर नीचे गहराई जाने पर क्या होती है? 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाती है। और पृथ्वी के आंतरिक संरचना की जानकारी एडवर्ड स्वेस ने दिया था। पृथ्वी के आंतरिक संरचना की जानकारी कौन दिया था? तो एडवर्ड स्वेस के द्वारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्णन किया गया था। और इसमें 3 मुख्य भागों में बांटा गया, एक सियाल, सीमा और निफे। सियाल में क्या क्या होती है? तो सियाल में सिलिकॉन और एल्युमिनियम होती है। और सीमा में क्या होती है? तो सीमा में होती है इसमें सियाल और मैग्नीशियम होते हैं। और निफा में क्या होते हैं? निकेल और फेरस होते हैं यानी आयरन होती है। और सियाल है जो पृथ्वी के सबसे बाहरी परत होते हैं। इसमें सिलिकॉन तथा एल्युमिनियम की अधिकता पाई जाती है सियाल में। और यह 50 किलोमीटर से 300 किलोमीटर की गहराई में पाई जाती है। सियाल है जो 50 किलोमीटर से 300 किलोमीटर के डेप्थ तक पाई जाती है। और रासायनिक रूप से क्या होते हैं? सियाल अम्लीय यानी एसिडिक रूप में होते हैं। और इस पर महाद्वीप तथा सागर स्थित हैं। क्वेश्चन पूछेगी कि कौन से पृथ्वी के परत पर महाद्वीप और महासागर स्थित है? तो महासागर स्थित है तो सियाल वर्ग के रूप में। और नेक्स्ट है सीमा। यहाँ पे सीमा में क्या है? तो पृथ्वी के मध्य परत होती है। सबसे ऊपरी परत पृथ्वी के सबसे बाहरी परत सियाल होती है। और सबसे मध्य परत होती है सीमा। और सीमा में क्या होती है? तो इसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम की अधिकता पाई जाती है। और इसमें रासायनिक रूप से क्या होते हैं? तो सीमा होते हैं जो रासायनिक रूप से क्षारीय होते हैं। और सिलिकॉन होते हैं, सियाल होते हैं जो अम्लीय के रूप में रहती है। और ज्वालामुखी के दौरान मैग्मा इसी से निकलती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगी इससे कि मैग्मा है जो
पृथ्वी के कौन से भाग से निकलती है, तो सीमा के भाग से निकलती है। और इसकी गहराई कितनी होती है, तो 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर के बीच इसकी गहराई होती है। और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया है, पृथ्वी के आंतरिक परत जो तरल अवस्था में पाई जाती है और निकेल तथा लोहा की अधिकता पाई जाती है निफे में, और परत का घनत्व सबसे अधिक होती है। और नेक्स्ट पॉइंट करिए, सुएज के अनुसार सियाल का घनत्व कितना है, 2.5 ग्राम सेंटीमीटर, 2.5 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। सियाल के सुएज के अनुसार सियाल का घनत्व 2.5 होती है। और सीमा का घनत्व 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। और निफे का 11 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होती है। निफे का घनत्व 11 सेंटीमीटर क्यूब होती है। और पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होती है। 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होती है पृथ्वी का औसत घनत्व। और सुएज ने पृथ्वी का औसत घनत्व कितना बताया था, तो 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब बताया था इसका घनत्व। और किंतु इससे पृथ्वी विभिन्न परतों को स्पष्ट नहीं किया था, किंतु ये सुएज के द्वारा किया हुआ था, तो विभिन्न परतों को स्पष्ट रूप से नहीं बता पाए थे। और नेक्स्ट दिया है, सुएज की अवधारणा करते हुए आधुनिक भूगोलवेताओं ने नई अवधारणा दिया, और जिसके तहत पृथ्वी के 3 भागों में बांटा गया। क्रस्ट, मेंटल, कोर। क्रस्ट, मेंटल, कोर के रूप में पृथ्वी के 3 भागों में बांटा गया। और क्रस्ट में क्या होती है, तो क्रस्ट होती है जो भूपट्टी, इसे हिंदी में कहा जाता है। और पृथ्वी के सबसे बाहरी परत को पृथ्वी के बाहरी परत को क्रस्ट कहा जाता है। और प्राकृतिक रूप से क्या होती है, तो यह अम्लीय होते हैं। और महाद्वीप तथा महासागर इसी द्वीप पर स्थित हैं। महाद्वीप और महासागर किस पर स्थित है, तो क्रस्ट पर स्थित है। और इसकी गहराई कितनी होती है, तो 20 से 40 किलोमीटर होती है इसकी गहराई। और इसकी आयतन क्या होती है, तो ये इसकी आयतन यह मात्र 1% होती है और पृथ्वी पर। और लिथोस्फीयर भी कहते हैं इसे। क्रस्ट को क्या कहा जाता है, लिथोस्फीयर कहा जाता है। और क्रस्ट को लिथोस्फीयर कहा जाता है, क्रस्ट को लिथोस्फीयर कहा जाता है। और भूपट्टी भी इसी नाम से जाना जाता है क्रस्ट को। और ऊपरी क्रस्ट तथा निचली क्रस्ट के रूप में डिवाइड किया गया। और ऊपरी क्रस्ट में अम्लीय होते हैं और निचली क्रस्ट क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। ऊपरी क्रस्ट अम्लीय होते हैं और निचली क्रस्ट क्षारीय होते हैं। इसका दिया गया है, इसका पृथ्वी है और पृथ्वी का दिया गया है। तो इसमें सियाल होते हैं, सिलिकॉन और एल्युमिनियम। और इसमें सिलिकॉन, मैग्नीशियम होते हैं। और इसमें निकेल और फेरस होते हैं। और इसको बांटा गया मग में। तो एक है इसका मग ट्रिक दिया गया, तो इसमें मोह असमता होते हैं, ये मोह असमता और ये गुटेनबर्ग। फिर इसमें करले एक ट्रिक है, करले। इस कैसे क्या होते हैं, तो कैसे केनरॉड होते हैं। और र से रेपेटिव होते हैं, ले से डायमंड होते हैं। तो ऊपरी क्रस्ट, निचली क्रस्ट है, फिर ऊपरी मेंटल, निचली मेंटल, फिर ऊपरी कोर और निचली कोर के रूप में बांटा गया है। और चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, मेंटल। मेंटल मीन्स क्या होता है, तो मेंटल मीन्स भूप्रवाह होती है और यह पृथ्वी के बीच वाले परत पर होती है मेंटल। और यह अर्ध तरल अर्थात प्लास्टिक के समान होती है। मेंटल क्या होती है, तो पृथ्वी के बीच वाले परत होते हैं जो अर्ध तरल होते हैं अर्थात प्लास्टिक के समान होती है। और ज्वालामुखी के दौरान तरल मैग्मा इसी परत से निकलते हैं। तो मैग्मा कहाँ से निकलती है, तो मेंटल की परत से निकलती है। और इसकी इसे निम्न गति का मंडल भी कहते हैं। निम्न गति का मंडल किसे कहा जाता है, तो मेंटल को कहा जाता है। और क्योंकि इस परत में भूकंपीय तरंग की चाल क्या होती है, तो क्योंकि इस तरंग में भूकंपीय तरंग क्या हो जाती है, घट जाती है। और इस भाग को पायरोस्फीयर की भी कहते हैं। मेंटल को क्या कहा जाता है, पायरोस्फीयर भी कहा जाता है। मेंटल को पायरोस्फीयर कहा जाता है। और वाइट ऑफ द अर्थ किसे कहा जाता है, तो वाइट ऑफ द अर्थ मेंटल को कहा जाता है, वाइट ऑफ द अर्थ। और इस परत की गहराई 900 किलोमीटर तक होती है। पृथ्वी के सबसे बड़ा परत होती है और पृथ्वी के कुल आयतन का 83% योगदान करती है। मेंटल पार्ट है जो पृथ्वी पर कुल आयतन का 83% की भाग होती है। और मैग्मा इसी क्षेत्र में पाई जाती है। और ऊपरी मेंटल तथा निचली मेंटल के रूप में यह डिवाइड किया गया है। और नेक्स्ट है कोर। यह पृथ्वी के सबसे केंद्रीय भाग होती है जो क्रोड या कोर कहा जाता है। और इसकी टेम्परेचर कितनी होती है, तो 6000 डिग्री सेल्सियस होती है पृथ्वी का। इसकी सेंटर का टेम्परेचर होती है 6000 डिग्री सेल्सियस। और यह गुरुत्वाकर्षण की क्षमता अधिक होने के कारण गुरुत्वीय मंडल भी कहा जाता है। गुरुत्वाकर्षण की क्षमता सबसे अधिक कहाँ पे होती है, तो कोर पे होती है। और इसका यहाँ पे क्या होती है, तो गुरुत्वाकर्षण की क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। और इसी मंडल को धात्विक मंडल भी कहा जाता है। धात्विक मंडल किसे कहा जाता है, तो
कोर को यानी क्रोड को धात्विक मंडल कहा जाता है और यह पृथ्वी के कुल आयतन का 16% है। और 83% कौन है, तो 83% मेंटल और कोर कितना है, 16% है। और क्रस्ट कितना है, तो 1% क्रस्ट पाई जाती है पृथ्वी पर। और बेरियस्फीयर भी इसे कहते हैं। क्रोड को क्या कहा जाता है, तो बेरियस्फीयर के भी नाम से जाना जाता है। और इसे गुरुत्वाकर्षण के मंडल भी कहा जाता है और इसमें से 16% पाए जाते हैं आयतन पृथ्वी पर। और ये इसके दो भाग में बांटा गया है और असंगतता के रूप में दिखाया गया। तो परतों के पृथ्वी के परतों के मध्य पाए जाने वाले ऐसा संक्रमण क्षेत्र जहाँ दो परतों की विशेषता एक साथ पाई जाती है उसे असंगतता यानी डिसकंटिन्यूटी कहलाती है। पृथ्वी के परतों के मध्य में पाए जाने वाले ऐसा संक्रमण जहाँ पर दो परतों की विशेषता क्या पाई जाती है, एक साथ पाई जाती है, उसे डिसकंटिन्यूटी कहलाती है। और यहाँ पे बांटा गया है ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच के सीमा क्षेत्र को कॉनराइड कहा जाता है। ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो कॉनराइड संबद्धता कहलाती है। जैसे देख लीजिए मग, यहाँ पे मग है, मोह असंबद्धता, और एक है गुटेनबर्ग। फिर यहाँ पे बांटी गई है कर ले तो कॉनराइड से, और यहाँ पे रेपेटी है और यहाँ पे लोहमैन है। तो इसी प्रकार बांटा गया। और ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच की सीमा को कॉनराइड असमता कहते हैं और ऊपरी क्रस्ट और निचली मेंटल के बीच की सीमा को रेपेटी कहा जाता है। ऊपरी क्रस्ट और निचली मेंटल को रेपेटी कहा जाता है और ऊपरी क्रोड और निचली क्रोड के बीच की सीमा के क्षेत्र को लोहमैन कहते हैं। ऊपरी क्रोड और निचली क्रोड के सीमा को लोहमैन कहा जाता है और क्रस्ट प्लस मेंटल के बीच के सीमा क्षेत्र को मोह असमता कहलाती है और मेंटल और क्रोड के बीच की सीमा को गुटेनबर्ग असमता कहलाती है। और चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। और नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में वर्णन किया गया। तो इसका देखते हैं। पृथ्वी प्रारंभ में पृथ्वी क्या थी, तो धधकता हुआ गोला था और कालांतर में इसे सिकुड़न उत्पन्न हुई और इससे बाहरी भाग क्या हो गया, सिकुड़ गया। और कुछ समय के पश्चात पृथ्वी के भाग बन गए और बाहरी भाग को पैंथलासा कहते हैं, बाहरी भाग को पैंथलासा कहते हैं। और जो इसके आंतरिक भाग होते हैं उसे पेंजिया कहते हैं। बाहरी भाग को पैंथलासा होती है और आंतरिक भाग को पेंजिया कहते हैं। और पेंजिया के उत्तरी भाग में अंगारा लैंड है। अंगारा लैंड को लॉरेशिया कहलाते हैं। पेंजिया के जो उत्तरी भाग में है उसे अंगारा लैंड या लॉरेंसिया कहलाते हैं। और दक्षिणी भाग होती है जो पेंजिया के दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड, जहाँ पे जम्बू द्वीप है। और नेक्स्ट पॉइंट करें कि वर्तमान में उत्तरी गोलार्ध देश के अंगारा लैंड के भाग हैं। वर्तमान में उत्तरी गोलार्ध के जितने भी देश हैं सभी किसके भाग हैं, तो अंगारा लैंड के भाग हैं। और जबकि दक्षिणी गोलार्ध के देश हैं जो किस देश के गोंडवाना लैंड के भाग हो रहे हैं। जितना भी दक्षिणी गोलार्ध में स्थित देश हैं सभी के सभी गोंडवाना लैंड के भाग हैं। और नेक्स्ट पॉइंट करिए भारत के उत्तरी भाग में अंगारा लैंड तथा दक्षिणी भाग में गोंडवाना लैंड का भाग है। और भारत की उत्तरी भाग में अंगारा लैंड की और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड की भाग है। और अंगारा तथा गोंडवाना लैंड के बीच के में टेथी सागर था जहाँ आज हिमालय पर्वत स्थित है। तो यहाँ पे कह रही कि अंगारा और गोंडवाना लैंड थी जहाँ पे वो एक बीच में क्या थी, तो टेथी सागर थी जो वर्तमान समय में हिमालय के जहाँ पे टेथी सागर थी वहीं पे हिमालय का निर्माण हुई है। और नेक्स्ट है कि महाद्वीपों के वर्तमान स्वरूप को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं मिली है। महाद्वीप को ये वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं मिली है। और वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पूछे है कि महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत कौन दिया था, तो वेगनर के द्वारा महाद्वीपीय सिद्धांत दिया गया था। और उत्तरी ध्रुव के समीप में बिखरे हुए द्वीप को पैंथलासा का भाग माना जाता है। उत्तरी ध्रुव के जितने समीप में जितने भी उत्तरी ध्रुव के समीप में बिखरे हुए द्वीप हैं उसे सब किसका भाग माना जाता है, तो पैंथालासा के भाग माना जाता है। पहले पृथ्वी रेड एकदम पूरा रेड थी, बाद में क्या हुई उसमें सिकुड़न आ गए और सिकुड़न के बाद क्या हुआ पृथ्वी में पेंजिया, इसके अंदर के भाग को पेंजिया कहा जाता है और बाहरी भाग को पैंथलासा कहा जाती है। और जब दोनों टूटी तो इसमें एक अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड का निर्माण हुआ और बीच में टेथी सागर थी जहाँ पे हिमालय क्या होगी, उत्पन्न होगी। और नेक्स्ट है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। इसके बारे में दिया गया हैरी हैश ने प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत दिया था। किसने, हैरी हैश के द्वारा प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत दिया था। और इसके अनुसार पृथ्वी क्या होते हैं, तो मोटे प्लेट की टिकी है
इन मोटाई इसकी कितनी, तो 100 किलोमीटर होती है। इसकी मोटाई कितनी थी, तो मोटे पृथ्वी बहुत मोटे प्लेट की पट्टी की और इसकी मोटाई 100 किलोमीटर होती है। और महासागर के समीप प्लेट क्या होते हैं, तो पतले होते हैं, जबकि महाद्वीप के समय प्लेट की मोटे हो जाते हैं। महासागर के समीप जो प्लेट होते हैं पतले हो जाते हैं और महाद्वीप के समीप होते हैं जो प्लेट मोटे हो जाते हैं। और पृथ्वी के कुल 7 बड़े और 20 छोटे छोटे प्लेट में दर्शाया गया। और 7 प्लेट कौन कौन है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, अफ्रीका, यूरेशिया, इंडो ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत महासागर प्लेटों। अभिसरण जो टकराने से भूकंप, अभिसरण यानी टकराने से भूकंप आते हैं, अर्थात प्लेटों का किनारा भूकंप का कारण बनते हैं। प्लेटों का जो किनारा होती है उसी से क्या होती है, तो भूकंप पैदा होती है। और नेक्स्ट पॉइंट करिए, और नेक्स्ट यहाँ पे करें कि नवीन पर्वत के नीचे भी क्या होते हैं, तो भूकंप आते हैं। नवीन पर्वत जहाँ पे निर्माण होती है उसके नीचे भी क्या आ जाती है, तो भूकंप आ जाती है। और नेक्स्ट पॉइंट करिए कि नेपाल, यूरेशिया तथा इंडो ऑस्ट्रेलिया की सीमा पर जिसके कारण कहाँ भूकंप आती है, तो नेपाल, यूरेशिया तथा इंडो ऑस्ट्रेलिया की सीमा पर इसी के कारण क्या आती है, तो भूकंप आती है। और अंटार्कटिका प्लेट किसी प्लेट के समीप नहीं है और जिसके कारण भूकंप नहीं आती। अंटार्कटिका प्लेट है जो किसी भी प्लेट के समीप में नहीं है और जिसके कारण क्या होती है, भूकंप नहीं आती यहाँ पे। और नेक्स्ट यहाँ पे दिए गए संरचनात्मक प्लेट यानी कंस्ट्रक्टिव प्लेट। तो कंस्ट्रक्टिव प्लेट क्या है, तो जब दो प्लेट एक दूसरे के विपरीत दिशा में गतिशील होती है, जब दो प्लेट एक दूसरे की विपरीत दिशा में गतिशील होती है उसे संरचनात्मक प्लेट कहलाती है। और इस प्लेट के किनारे रचनात्मक किनारा कहते हैं। और इस प्लेट के जो किनारे होते हैं उसे रचनात्मक किनारा कहते हैं। और इन प्लेटों की अभिसारी प्लेट भी कहते हैं और संरचनात्मक प्लेट को अभिसारी प्लेट कहलाते हैं। और इस प्लेटों की गति अपसारी गति भी कहते हैं। और इस प्लेटों की गति को क्या कहते हैं, तो अपसारी गति कहते हैं। और विनाशी प्लेट क्या है, तो जब दो प्लेट आपस में टकराती है और एक दूसरे के दिशा में गतिशील करती है, एक दूसरे की क्या होती है, तो एक दूसरे की दिशा में गतिशील होती है और प्लेटों के विनाश के कारण बनती है। और चूंकि यह प्लेटों विनाश होते हैं, प्लेटों का विनाश होते हैं और इसे विनाशात्मक प्लेट का विनाशी प्लेट कहा जाता है। और नेक्स्ट है रूपांतर या संरक्षित प्लेट। जब दो प्लेटें एक दूसरे के समानांतर गति करते हैं जिससे न तो किसी के प्रकार की भूपट्टी का निर्माण होते हैं और न ही भूपट्टी का विनाश होते हैं, अर्थात इसे रूपांतरित या संरक्षित प्लेट कहा जाता है। तो रूपांतरित और संरक्षित प्लेट क्या है, जो एक दूसरे के समांतर के रूप में गति करते हैं और जिससे न तो किसी प्रकार की भूपट्टी का निर्माण होती है और न ही भूपट्टी का विनाश होती है, उसे समांतर या संरक्षित प्लेट कहते हैं। और नेक्स्ट है भूकंप दिया गया, तो भूपट्टी पर अचानक दोलन या कंपन को क्या कहते हैं, तो भूकंप कहते हैं। और पृथ्वी के अंदर जिस स्थान से भूकंप प्रारंभ होते हैं उसे मूल कहते हैं। पृथ्वी के अंदर जिस स्थान से भूकंप प्रारंभ होते हैं उसे मूल या फोकस कहते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट करिए अधिकेंद्र। तो पृथ्वी का सतह का वह स्थान जहाँ भूकंपीय तरंग सबसे पहले पहुँचती है उसे अधिकेंद्र कहलाते हैं। जहाँ पे पृथ्वी के सतह का वह स्थान जहाँ भूकंपीय तरंग सबसे पहले पहुँचती है उसे अधिकेंद्र कहलाती है। और सर्वाधिक क्षति कहाँ पे होती है, तो अधिकेंद्र पर सबसे अधिक भूकंप से क्या होती है, क्षति पहुँचती है। और नेक्स्ट है भूकंपीय तरंग। भूकंप के दौरान 3 प्रकार के तरंग होते हैं। टोटल कितने प्रकार के तरंगे होते हैं, 3 प्रकार के। PSL है जो पी तरंगे यानी प्राइमरी तरंगे इसे कहते हैं और इसकी स्पीड कितनी होती है, 6 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है और इसकी पी तरंगे की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। अतः यह पृथ्वी पर सबसे पहले पृथ्वी पर सबसे पहले पी तरंगे पहुँचती है और जिसके कारण प्राथमिक तरंगे भी कहलाती है। पी तरंगे को प्राथमिक तरंग कहलाती है। और पी तरंगे अणुदैर्घ्य होते हैं और ठोस, द्रव तथा गैस तीनों में चलती है। पी तरंग होते हैं जो अणुदैर्घ्य होते हैं और ये ठोस, द्रव, गैस और तीनों अवस्थाओं में चलते हैं और इससे क्या होती है, सबसे कम क्षति पहुंचती है पी तरंगों से। और नेक्स्ट है एस तरंग। इसकी स्पीड 3 किलोमीटर पर सेकेंड होती है और यह पी तरंगों के बाद पहुंचती है। सेकेंडरी तरंग है जो पी तरंगों के बाद पहुंचती है और इसे द्वितीय तरंग भी कहते हैं।
पी तरंगों के द्वितीय तरंग कहते हैं और इन्हें अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं, जिसके कारण द्रव में नहीं चल सकती और सुनामी के दौरान यह तरंग उत्पन्न नहीं होती और क्षति पी के तुलना में अधिक होती है। क्षति पी के तुलना में क्या होती है? अधिक होती है। और इससे क्या होती है? तो पी तरंग की तुलना में अधिक क्षति पहुंचती है और इसकी स्पीड 3 किलोमीटर होती है और यह अनुप्रस्थ में रहती है। और जबकि पी तरंग होते हैं जो अनुदैर्घ्य के रूप में गति करती है। और तरंगे की खोज कौन किए थे? तो एच डी लव के द्वारा तरंगे की खोज किया गया था और एच डी लव ने खोजे थे। एच डी लव के द्वारा तरंगे खोजे गए, इन्हें धरातलीय तरंग भी कहते हैं। और तरंगों की चाल 1.5 किलोमीटर पर सेकंड से यह तीनों माध्यम में चलती है और गति सबसे धीमी होती है। और एल तरंग होते हैं जो क्या होते हैं? तो इसके किसके द्वारा खोजे गए थे? एल तरंग को एच डी लव के द्वारा और इसकी गति 1.5 किलोमीटर पर सेकंड और इसमें गति क्या होती है? सबसे धीमी होती है और यह क्षति सबसे अधिक। सबसे डेंजर कौन से तरंगे होते हैं? तो एल तरंग। भूकंप को सिस्मोग्राफ पर दर्शाया जाता है और इसे मापने के लिए रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। और रिक्टर स्केल होती है जो 0 से 9 तक अंक बनते हैं। रिक्टर स्केल में 0 से 9 तक क्या होती है? तो अंक बनते हैं और इसमें प्रत्येक संख्या अपने पहली वाली संख्या से कितनी होती है? तो 10 गुना होते हैं। प्रत्येक संख्या पहली वाली संख्या से क्या होती है? 10 गुना होती है। और 7 तीव्रता से अधिक का भूकंप क्या होती है? तो सबसे डेंजर मानी जाती है। 7 तीव्रता से अधिक वाले तरंगों को सबसे डेंजर माना गया है। और नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया भूकंप के मापने के लिए पहले मार्केली स्केल के प्रयोग से भूकंप का प्रयोग किया गया है। मार्केली स्केल द्वारा भूकंप का नापने में प्रयोग किया जाता है और इसमें 1 से 12 तक डिजिट होते हैं। और यहाँ पे दिया गया है बहुत ही इम्पोर्टेंट है कांच का मिलान। कांच से जो मिलती है उसके रंगों के बारे में दिया गया। तो कोबाल्ट ऑक्साइड से कौन सी कलर बनती है? तो कोबाल्ट ऑक्साइड से गहरा नीला बनती है। क्यूप्रस ऑक्साइड से ग्राह लाल बनती है। और सेलेनियम ऑक्साइड से क्या बनती है? तो नारंगी कलर बनती है। और कैडमियम ऑक्साइड से पीला कलर बनती है। और फेरी ऑक्साइड से भूरा कलर बनती है। और फेरस ऑक्साइड से हरा और मैग्नीज ऑक्साइड से लाल कलर बनती है। तो कोबाल्ट से गहरा नीला, क्यूप्रस से गहरा लाल, सेलेनियम से ऑक्साइड से नारंगी बनती है, कैडमियम से पीला बनती है, फेरिक ऑक्साइड से भूरा बनती है और फेरस से हरा बनती है। फेरिक से ऑक्साइड से भूरा बनती है और फेरस से हरा बनती है और मैग्नीज से लाल बनती है। और ट्राफलगर का युद्ध 1805 में होती है। अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं तो क्रोमियम होते हैं जो अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं। प्रादिक घनत्व लक्स को कहा जाता है। भी आकार के गुणसूत्र होते हैं मेटासेंट्रिक होते हैं। भी आकार के गुणसूत्र होते हैं जो मेटासेंट्रिक होते हैं। और क्लेवियस है जो चंद्रमा पर सबसे बड़ा क्रेटर कहा होती है। क्लेवियस है जो चंद्रमा का सबसे बड़ा क्रेटर कहा गया। और नेक्स्ट है सुनामी। सुनामी है जो जापानी भाषा का शब्द है सुनामी और इसका अर्थ होता है बहुत ही ऊंची तरंग। और जब भूकंप समुद्र के नीचे आते हैं उसे सुनामी कहते हैं। जब भूकंप समुद्र के नीचे आते हैं उसे सुनामी कहलाते हैं और पृथ्वी पर आते तो भूकंप कहलाती है और सुनामी कहते हैं। और इस तरंगों का आयाम क्या होती है? तो इसकी आयाम बढ़ जाती है। आयाम यानी ऊंचाई बढ़ जाती है। और जापान में सर्वाधिक सुनामी आती है। सबसे अधिक सुनामी कहाँ आती है? तो जापान में सर्वाधिक सुनामी देखी गई है। और 2004 में इंडोनेशिया में आए सुनामी में इंदिरा पॉइंट क्या हुई थी? तो डूब गई थी। 2004 में जो इंडोनेशिया में सुनामी आई थी इसके कारण क्या हुई? इंदिरा पॉइंट डूब गया। और भारत ने सुनामी चेतावनी प्रणाली कहाँ है? तो सुनामी चेतावनी प्रणाली है कहाँ विकसित किया गया? तो हैदराबाद में विकसित किया गया है। और नेक्स्ट है ज्वालामुखी यानी वोल्केनो। यह जो ज्वालामुखी जो पृथ्वी के मेंटल के तरल मैग्मा जिस क्रिया से बाहर निकलती है उसे ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वालामुखी कहाँ से निकलती है? तो मैग्मा होती है ज्वालामुखी का एक भाग है मैग्मा और यह मेंटल परत से निकलती है ज्वालामुखी। और मैग्मा जब ठंडा होते हैं तो लावा कहलाती है। जब मैग्मा ठंडा हो जाती है लावा कहलाती है। और जब मैग्मा जमाव पानी में हो जाते हैं उसे टप कहते हैं। जब मैग्मा पानी में जम जाती है उसे टप कहते हैं। और जब मैग्मा जमाव में चना के समान हो जाए उसे अस्कोरिया कहा जाता है।
जब मेंटल से मैग्मा निकलती है तो मैग्मा जब ठंडा हो जाती है उसे लावा कहते हैं, और जब मैग्मा जब पानी में जमा हो जाती है उसे टैप कहते हैं, और जब मैग्मा का जमाव चना के जैसे एकदम छोटे छोटे आकार में हो जाती है उसे स्कोरिया कहलाती है। तो पहले मैग्मा निकलेगी, फिर बाद में उसे मैग्मा को पृथ्वी पर आएगी तो पानी में चल जाएगी तो टैप कहलाएगी, और मैग्मा वही छोटे छोटे आकार में ले लेती है तो उसे स्कोरिया कहलाती है। और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया गया, मैग्मा जिस छिद्र से निकलता है उसे ज्वालामुखी छिद्र कहते हैं। मैग्मा जिस छिद्र से निकलती है उसे ज्वालामुखी छिद्र कहते हैं, और जब ज्वालामुखी का छिद्र बड़ा होता है उसे क्रेटर कहते हैं। जब मैग्मा से छिद्र निकलती है तो ज्वालामुखी छिद्र कहलाती है। जब ज्वालामुखी छिद्र बड़ा हो जाती है उसे क्रेटर कहलाती है, और क्रेटर का आकार क्या होती है तो सबसे बड़ा हो जाती है और उसे कोल्डेरा भी कहते हैं। जब क्रेटर का आकार सबसे बड़ी हो जाती है तो उसे कोल्डेरा भी कहते हैं, और इसका काल्डेरा में जब विस्फोट रुक जाती है उसमें वर्षा का जल भर जाते हैं उसे कोल्डेरा झील भी कहते हैं। जब काल्डेरा में जब विस्फोट रुक जाती है तो उसमें वर्षा का जल भर जाते हैं और इसे कोल्डेरा झील कहा जाती है, और कोल्डेरा झील भी कहा जाता है। और ऑस्ट्रेलिया में ज्वालामुखी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में क्या है तो ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं है, देखी गई है ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा देश है जहाँ पे एक भी ज्वालामुखी नहीं, तो ऑस्ट्रेलिया है। और अंटार्कटिका में भूकंप नहीं है। अंटार्कटिका महाद्वीप में क्या है तो भूकंप नहीं है, और यूरोप में मरुस्थल नहीं पाए जाते हैं। यूरोप में क्या है तो मरुस्थल नहीं है, और उत्तरी अमेरिका में एक भी स्थल रुद्ध देश नहीं है। उत्तरी अमेरिका में एक भी स्थल रुद्ध देश नहीं है, और सऊदी अरब में एक भी नदी नहीं है। सऊदी अरब है जहाँ पे एक भी नदी है। ज्वालामुखी के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार के। तो पहले देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया में क्या है तो एक भी ज्वालामुखी नहीं है। अंटार्कटिका महाद्वीप में कोई भूकंप नहीं है। यूरोप में क्या है तो यूरोप महाद्वीप में एक भी मरुस्थल नहीं है। उत्तरी अमेरिका में एक भी स्थल रुद्ध देश नहीं है, और सऊदी अरब में एक नदी नहीं है। और ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के हैं। तो पहला मृत ज्वालामुखी, इसमें कोई विस्फोट नहीं होता। मृत ज्वालामुखी है जो जिसमें क्या होती है तो इसमें कोई विस्फोट नहीं होती है। जैसे भारत में एक नारकोंडम ज्वालामुखी है जो भारत में पाए जाते हैं, और म्यांमार में पोपा, और ईरान में देवबंद और कोहे सुल्तान, ये सब सभी क्या है तो मृत ज्वालामुखी है। एक है भारत में है जो नारकोंडम है ज्वालामुखी, और म्यांमार में पोपा ज्वालामुखी, और ईरान में देवबंद और कोहे सुल्तान है जो मृत ज्वालामुखी है। और सुसुप्त ज्वालामुखी कौन कौन है तो इस ज्वालामुखी में विस्फोट नहीं होते हैं, और किंतु ये कहीं कभी भी विस्फोट हो सकते हैं। इस सुसुप्त ज्वालामुखी होते हैं, इसमें क्या होती है तो ज्वालामुखी विस्फोट नहीं होते हैं, किंतु कभी भी ये फट सकती है। और सुसुप्त ज्वालामुखी कहाँ कहाँ तो इटली में है। विसुवियस है जो विसुवियस ज्वालामुखी कहाँ पे तो इटली में है। और फ्यूजियामा और फ्यूजिसान कहाँ पे तो जापान में देखी गई है। और इंडोनेशिया में सिनाका और क्राकाटोवा, इंडोनेशिया में सिनाका और क्राकाटोवा है जो सुसुप्त ज्वालामुखी है। और सक्रिय ज्वालामुखी देखते हैं, और इसमें हमेशा विस्फोट होते रहते हैं, यानी इसमें सबसे अधिक मात्रा में विस्फोट होती है उसे सक्रिय ज्वालामुखी है वो कहते हैं, और इसमें सबसे अधिक घातक होते हैं। भारत में एक बैरन ज्वालामुखी है जो सक्रिय ज्वालामुखी है, और इक्वाडोर ज्वालामुखी है जो कोटोपैक्स है इक्वाडोर में। और सबसे ऊंची ज्वालामुखी कौन सी ज्वालामुखी है तो कोटोपैक्सी ज्वालामुखी। और इटली में अस्ट्राम्बोली एटना ज्वालामुखी कहाँ है तो इटली में अस्ट्राम्बोली एटना है। और इस्पर ज्वालामुखी कहाँ है तो अमेरिका में इस्पर ज्वालामुखी है एस्पर। और बेंजामियामी ज्वालामुखी कहाँ है तो बेंजामियामी ज्वालामुखी रसिया में पड़ती है, जो बेंजामियामी ज्वालामुखी रसिया में। और सेमोरी ज्वालामुखी कहाँ है तो इंडोनेशिया में। और किलोमंजारो ज्वालामुखी तंजानिया में पाई जाती है, किलोमंजारो ज्वालामुखी तंजानिया में। और इरेबस है जो अंटार्कटिका महाद्वीप में होती है। और नेक्स्ट पॉइंट करें कि ज्वालामुखी है जो पृथ्वी का सुरक्षा बॉल्ब के रूप में सुरक्षा बॉल्ब का कहते हैं। ज्वालामुखी को पृथ्वी का बॉल्ब कहा जाता है जो ओजोन को पृथ्वी की सुरक्षा का कवच कहते हैं, जबकि ओजोन को पृथ्वी का सुरक्षा का कवच कहते हैं। और पृथ्वी का सुरक्षा ज्वालामुखी को पृथ्वी का सुरक्षा को बॉल्ब कहते हैं, जबकि ओजोन को पृथ्वी का सुरक्षा का कवच कहा जाता है ओजोन को। ज्वालामुखी के दौरान सल्फर डाइऑक्साइड तथा जल वाष्प तथा CO2 निकलते हैं। ज्वालामुखी के दौरान क्या होती है तो सल्फर डाइऑक्साइड और जल वाष्प तथा CO2 निकलती है, और सबसे अधिक मात्रा में वाष्प पाए जाते हैं। सर्वाधिक ज्वालामुखी प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं जिसमें अग्नि वलय कहते हैं। सर्वाधिक ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं तो प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं जिसे अग्नि
ब्लैक पाए जाते हैं। और सर्वाधिक स्थलीय ज्वालामुखी कहाँ है, तो इंडोनेशिया में सर्वाधिक स्थलीय ज्वालामुखी है। और अलास्का को ज्वालामुखी की अधिकता के कारण हजारों धुआरों का प्रदेश कहा जाता है। अलास्का है जो ज्वालामुखी की अधिकता के कारण हजारों धुआओं का प्रदेश किसे कहा जाता है, तो अलास्का को कहा जाता है। और यहाँ पे अधिक मात्रा में क्या होती है, तो ज्वालामुखी पाई जाती है। और सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है, जो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, जो इक्वाडोर में पड़ती है, सबसे ऊंची ज्वालामुखी। और नेक्स्ट है सबसे ऊंचा वृत्त ज्वालामुखी अमेरिका के हवाई द्वीप पर स्थित है और मोना लोआ ज्वालामुखी है। सबसे ऊंचा वृत्त ज्वालामुखी अमेरिका के हवाई द्वीप पर स्थित है और इसे मोना लोआ ज्वालामुखी भी कहते हैं। और इसमें नेक्स्ट पॉइंट करेगी सबसे सक्रिय ज्वालामुखी जो इटली के स्ट्रोम्बोली में स्थित है। सबसे सक्रिय ज्वालामुखी इटली के स्ट्रोम्बोली में स्थित है। और भूमध्यसागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है किसे, तो स्ट्रोम्बोली को भूमध्यसागर का स्तंभ कहते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक है रॉक के बारे में दिया गया, चट्टान के बारे में पढ़ेंगे। और चट्टान है जो पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे कठोर पदार्थ क्या होते हैं, तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे कठोर पदार्थ चट्टान होते हैं। और ये चट्टान कितने प्रकार के होते हैं, तो टोटल 3 प्रकार के होते हैं। चट्टान कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला आग्नेय चट्टान, दूसरा अपसादी चट्टान, तीसरा रूपांतरित चट्टान। चट्टान कितने होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं, आग्नेय चट्टान, अपसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। आग्नेय चट्टान है जो इसका निर्माण किससे होता है, तो लावा से निर्माण होती है आग्नेय चट्टान के। और ये प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है, आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान कहा जाता है। और आग्नेय चट्टान होते हैं जो कठोर होते हैं और इनका रासायनिक अपक्षय का प्रयोग नहीं पड़ता है। आग्नेय चट्टान में क्या होती है, तो रासायनिक अपक्षय का प्रयोग नहीं पड़ते और इन पर रासायनिक अपक्षय का प्रयोग पड़ता है। रासायनिक अपक्षय का प्रयोग नहीं पड़ती है और इन पर रासायनिक अपक्षय का प्रयोग पड़ता है और इन पर भौतिक अपक्षय का प्रयोग भी पड़ती है। भूपटल का निर्माण इसका योगदान में 90% भाग लेती है। दो आग्नेय चट्टान है जो भूपटल के निर्माण में 95% भाग लेती है और आग्नेय चट्टान को 2 भागों में बांटती है, वह आग्नेय तथा आंतरिक आग्नेय। आग्नेय चट्टान को 2 भागों में बांटा गया, तो पहला है बाह्य आग्नेय, दूसरा आंतरिक आग्नेय। बाह्य आग्नेय होते हैं जो यह तब बनता है जब लावा क्या हो जाती है, तो भूमि के ऊपर चले आए इसका रंग क्या हो जाती है, काला हो जाती है और इसके घिसावट से काली मिट्टी के निर्माण होते हैं। बाह्य आग्नेय चट्टान के से क्या होती है, तो काली मिट्टी का निर्माण होती है और इसे बेसाल्ट का निर्माण होती है। जो बेसाल्ट चट्टान है जो कि कौन से चट्टान है, तो एक आग्नेय चट्टान है बेसाल्ट। और दक्षिण भारत में काली मिट्टी होने का सबसे प्रमुख कारण माना गया बेसाल्ट चट्टान का, जो दक्षिण भारत में सबसे अधिक मात्रा में बेसाल्ट चट्टान पाई जाती है। और नेक्स्ट है आग्नेय चट्टान, और ये आंतरिक आग्नेय चट्टान होती है और इसका निर्माण तब होता है जब लावा भूमि के अंदर रह जाती है। लावा जब भूमि के अंदर रह जाती है तो आंतरिक आग्नेय चट्टान का निर्माण होती है और यह 2 प्रकार की होती है। इसमें 2 प्रकार कौन कौन होते हैं, तो पतालिक और मध्यवर्ती होते हैं। जो 2 प्रकार की चट्टान का निर्माण होती है, पतालिक और मध्यवर्ती। और इसमें पतालिक दिया गया तो पतालिक बहुत गहराई में होती है और इससे ग्रेनाइट तथा गैबोर का निर्माण होती है। पतालिक होती है जो सबसे अधिक गहराई में होती है और इससे ग्रेनाइट और गैबोर का निर्माण होती है। और दूसरा मध्यवर्ती है जो इसका निर्माण तब होता है जब लावा भूमि की सतह तक पहुंच जाए और इसके अनुसार कई भागों में बढ़ते हैं। मध्यवर्ती चट्टान का निर्माण तब होता है जब इसकी लावा भूमि के सतह पर पहुंच जाती है। लावा कहाँ पे, तो भूमि के सतह पर पहुंच जाती है, तब इसका मध्यवर्ती चट्टान का निर्माण होती है। और लैकोलिथ भी क्या, तो एक प्रकार की आग्नेय चट्टान होती है और यह गुंबज के समान होती है। लैकोलिथ होती है जो गुंबज के समान होती है और लैपोलिथ होती है जो तस्तरी के समान होती है। लैपोलिथ होती है जो तस्तरी के समान होती है और फैकोलिथ होती है जो उबड़ खाबड़ की संरचना का निर्माण करती है। फैकोलिथ होती है जो उबड़ खाबड़ की संरचना का निर्माण करती है। लैपोलिथ होती है जो यह तस्तरी का निर्माण करती है और लैकोलिथ होती है जो गुंबज के आकार की होती है। लैकोलिथ कैसी होती है, तो गुंबज के आकार की होती है। और सिल है जो, और सिल यहाँ पे दिया गया
पढ़ेंगे चट्टान के बारे में। आप पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है चट्टान। और चट्टान यहाँ पे दी गई है। तो चट्टान पृथ्वी पर पाए जाने वाले क्या है, तो सबसे कठोर चट्टान है पृथ्वी, जो पृथ्वी पर सबसे कठोर चट्टान होती है। और इसके 3 भागों में बांटा गया, आग्नेय चट्टान, अपसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान के रूप में 3 भागों में बांटा गया। और आग्नेय चट्टान, इसका निर्माण किससे होती है, तो लावा से होती है। या प्राथमिक चट्टान भी कहा जाते हैं, आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान कहा जाता है। और इसका रासायनिक अपक्षय का प्रयोग पड़ता है और यह भूपटल का निर्माण करती है। आग्नेय चट्टान है जो भूपटल में 95% क्या लेती है, भाग लेती है। आग्नेय चट्टान यह सबसे कठोर चट्टान है और यह भूपट्टी पर 95% पाई जाती है। और इस आग्नेय चट्टान को 2 भागों में बांटा गया, बाह्य आग्नेय चट्टान तथा आंतरिक आग्नेय चट्टान। और बाह्य आग्नेय चट्टान है, इसमें तब बनता है जब लावा भूमि के ऊपर चले आए और उसका रंग काला हो जाती है और इसकी घिसावट से काली मिट्टी का निर्माण होती है। वह आग्नेय चट्टान से क्या होती है, तो बेसाल्ट चट्टान का निर्माण होता है। और बेसाल्ट चट्टान के निर्माण से क्या होती है, काली मिट्टी का निर्माण हो जाती है। और सबसे अधिक बेसाल्ट चट्टान कहाँ देखी गई है, तो दक्षिण भारत में सबसे अधिक बेसाल्ट चट्टान देखी जाती है और वहाँ पे काली मिट्टी का निर्माण अधिक मात्रा में पाई जाती है। और आंतरिक आग्नेय चट्टान है और इसका निर्माण तब होता है जब लावा भूमि के अंदर रह जाए। यह 2 प्रकार के होते हैं। आंतरिक आग्नेय चट्टान कब निर्माण होती है, जब लावा भूमि के अंदर में क्या होती है, तो रह जाती है, जिसके कारण आंतरिक आग्नेय चट्टान का निर्माण होती है। और इसका 2 भागों में बांटा गया, पतालिक और मध्यवर्ती चट्टान के रूप में इसे 2 भागों में बांटा गया। और पहला पतालिक है जो ये बहुत ही गहराई में होती है। और ग्रेनाइट तथा गैबोरा होती है जो पतालिक चट्टान होते हैं। ग्रेनाइट और गैबोरा है जो पतालिक चट्टान के रूप में होती है, ग्रेनाइट और गैबोरा। और नेक्स्ट है मध्यवर्ती चट्टान। इसका निर्माण तब होता है जब लावा भूमि की सतह तक पहुंच जाए, तो इसे मध्यवर्ती चट्टान का निर्माण होती है। जब इसका निर्माण कब होती है, जब लावा भूमि की सतह तक पहुंच जाए और इसे आकार के अनुसार कई भागों में बढ़ जाते हैं। जैसे मध्यवर्ती चट्टान के अनेक प्रकार में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। पहला लाइकोलिथ है जो गुंबज के समान होती है, लाइकोलिथ है। और लेपोलिथ होती है जो तैस्तरी के समान होती है। और फेकोलिथ होती है जो ऊबड़ खाबड़ जैसी संरचना का निर्माण करती है, फेकोलिथ। और क्षैतिज के रूप में सील रहती है जो क्षैतिज के रूप में रहती है। तो एक है लाइकोलिथ है, लाइकोलिथ होती है जो गुंबज के समान संरचना का निर्माण करती है। और लेपोलिथ होती है तैस्तरी के समान संरचना करती है। और फैकोलिथ होती है जो ऊबड़ खाबड़ संरचना करती है, उसे फैकोलिथ कहते हैं। और सील है वो होती है जो क्षैतिज के रूप में पाई जाती है। और आग्नेय चट्टान 2 भागों में बांटा गया, वाह और आंतरिक चट्टान को 2 भागों में बांटा गया, पतालिक और मध्यवर्ती के रूप में। डाइक किया तो यह लोहा का समान खड़ा लंबत रहती है, उसे डाइक कहते हैं। और नेक्स्ट है चट्टान दिया गया अपसादी चट्टान, जो आग्नेय चट्टान को टूटने से निर्माण होती है। अपसादी चट्टान का निर्माण कैसे होती है, तो आग्नेय चट्टान के टूटने से निर्माण होती है और यह कई परतों में टूट जाती है और इसे परतदार चट्टान भी कहते हैं। तो अपसादी चट्टान को परतदार चट्टान भी कहते हैं। और यह भूपटल के निर्माण में 5% भाग लेती है, जबकि आग्नेय चट्टान है जो 95% आग्नेय चट्टान होती है, जो कितनी परसेंट है, तो 95% भाग लेती है आग्नेय चट्टान। और 5% रहती है जो अपसादी चट्टान रहती है। और अपसादी चट्टान है जो तलछटी चट्टान भी कहते हैं, अपसादी चट्टान को तलछटी चट्टान कहते हैं। और अपसादी चट्टान को द्वितीय चट्टान कहते हैं। और जबकि प्राथमिक आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है। अपसादी चट्टान को द्वितीय चट्टान और अपसादी चट्टान को द्वितीय चट्टान और आग्नेय को प्राथमिक चट्टान भी कहा जाते हैं। और प्राकृतिक गैस तथा पेट्रोलियम की प्राप्ति कौन से चट्टान से होती है, तो अपसादी चट्टान से प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम गैस की उत्पत्ति होती है। और बालू पत्थर होती है, जैसे अपसादी चट्टान का एग्जाम्पल है बालू पत्थर या चिकनी मिट्टी या चूना पत्थर, ये सब क्या है, तो अपसादी चट्टान का उदाहरण है। भौतिक अपक्षय के अभाव से आग्नेय तथा अपसादी दोनों पर पड़ती है। भौतिक अपक्षय का अभाव किस पर देखी गई, तो आग्नेय तथा अपसादी दोनों की चट्टानों पर देखी गई है। भौतिक अपक्षय की अभाव देखी गई है दोनों चट्टान पर, जबकि रासायनिक अपक्षय का प्रभाव केवल अपसादी चट्टान पर मिलती है। जबकि रासायनिक अपक्षय का प्रभाव किस पर मिलती है, तो अपसादी चट्टान पर रासायनिक का अपक्षय का प्रभाव देखी जाती है। कौन सी चट्टान पे, तो अपसादी चट्टान पे। और नेक्स्ट तीसरा होती है रूपांतरित चट्टान, जो अपसादी और आग्नेय चट्टानों में ताप और दाब के परिवर्तन के कारण इस चट्टान का क्या होती है, रूपांतरित चट्टान का निर्माण होती है। तो अपसादी और आग्नेय
कि चट्टान में क्या होती है, तो ताप और दाब के कारण जो चेंज आते हैं या चेंज आते हैं उसके उसी दौरान क्या होती है, तो रूपांतरित चट्टान का निर्माण होती है। और रूपांतरित चट्टान में क्या होते हैं, संगमरमर और क्वार्टजाइट होते हैं जो रूपांतरित चट्टान का मिश्रण होती है। और नोट में दिया गया कि चट्टानों में सर्वाधिक मात्रा में क्या होती है, तो ऑक्सीजन और सिलिकॉन पाए जाते हैं। चट्टानों में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाई जाती है, तो ऑक्सीजन और सिलिकॉन होते हैं जो चट्टानों में अधिक मात्रा में अपसादित चट्टान में पाए जाते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे दिया है प्रमुख रूपांतरित चट्टान, तो अग्नेय चट्टान कौन कौन है, ग्रेनाइट, गैब्रो, बेसाल्ट, ये सब क्या है, तो अग्नेय चट्टान है। और ग्रेनाइट को परिवर्तित करती है नीस में, बेसाल्ट को सिस्ट या एम्फीबोलाइट में परिवर्तित करती है। ग्रेनाइट को नीस में परिवर्तित करती है, बेसाल्ट को एम्फीबोलाइट या सिस्ट में चेंज करती है। और गैब्रो को सर्पेंटाइन में चेंज करती है। गैब्रो को किस में चेंज करती है, सर्पेंटाइन में। और बिटूनिमस भी क्या है, तो अग्नेय चट्टान है जो ग्रेफाइट में बिटूनिमस चेंज करती है। और नेक्स्ट है अपसादी चट्टान और चूना पत्थर क्या है, तो अपसादी चट्टान है। डोलामाइट भी अपसादी चट्टान है। चौक या डोलामाइट, चौक और डोलामाइट क्या है, तो ये सभी अपसादी चट्टान है। सेल भी अपसादी चट्टान है। बलुआ पत्थर या कोयला या कॉन्ग्लोमरेट, ये सब कुछ है, तो सबका सब ये अपसादी चट्टान है। चूना पत्थर, चौक, डोलामाइट, सेल, बलुआ पत्थर, कोयला और कॉन्ग्लोमरेट तथा बड़े कण वाले अग्नेय चट्टान। और अपसादी चट्टान को रूपांतरित किया जाता है किसमें, तो चूना पत्थर तथा डोलामाइट को संगमरमर के रूप में परिवर्तन किया जाता है। चूना पत्थर तथा डोलामाइट किसके रूप में परिवर्तन करती है, संगमरमर के रूप में। और संगमरमर के रूप में परिवर्तित करती है। और चौक और डोलामाइट संगमरमर के रूप में। और सेल है जो स्लेट के रूप में परिवर्तित करती है। और बलुआ पत्थर है जो क्वार्टाजाइट, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बलुआ पत्थर क्वार्टाजाइट के रूप में रूपांतरित करती है। तो क्वेश्चन पूछती है कि बलुआ पत्थर को रूपांतरित कौन करती है, रूपांतरित करके क्या निर्माण करती है, तो क्वार्टाजाइट का निर्माण करती है। और कोयला है जो रूपांतरित करके ग्रेफाइट या हीरा का निर्माण करती है। तो कोयला का रूपांतरण रूप क्या है, तो ग्रेफाइट और हीरा। और कॉन्ग्लोमरेट है जो नीस के रूप में रूपांतरित करती है। कॉन्ग्लोमरेट किसके रूप में रूपांतरित करती है, तो नीस के रूप में रूपांतरित करती है। और लिंगानाइट कोयला जो कि एंथ्रासाइट कोयला के रूप में परिवर्तित करती है। लिंगानाइट कोयला किसके रूप में परिवर्तित करती है, तो एंथ्रासाइट कोयले के रूप में परिवर्तित करती है। यहाँ पे रूपांतरित चट्टान दिए गए, तो स्लेट और फाइलाइट क्या है, तो रूपांतरित चट्टान है। तो स्लेट को रूपांतरित करते हैं तो फाइलाइट का निर्माण होता है। और फाइलाइट का रूपांतरित करते हैं तो सिस्ट में। तो स्लेट को रूपांतरण करके फाइलाइट बनती है। और फाइलाइट को जब रूपांतरण किया जाता है तो सिस्ट का निर्माण करती है। और इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। और नेक्स्ट दिया गया एटमॉस्फेयर के बारे में दिया गया, तो वायुमंडल के बारे में दिया है। तो वायुमंडल उल्का पिंड से हमारी क्या करती है, तो रक्षा करती है। वायुमंडल में करीब कितने, तो 99% केवल भाग पर केवल नाइट्रोजन रहती है। 99% भाग पर क्या है, करीब वायुमंडल कितनी भाग पर, तो 99% पर। और नाइट्रोजन जो 78.8% पर क्या है, नाइट्रोजन पाई जाती है। और ऑक्सीजन होती है जो 20.595% पर क्या होती है, तो ऑक्सीजन पाई जाती है। वायुमंडल के निलंबित कणीय पदार्थ तथा तरल बूंदों में सम्मिलित रूप के क्या कहते हैं, तो एरोसोल कहते हैं। जो वायुमंडल में निलंबित कण होते हैं जो पदार्थ के तथा तरल बूंदों पर सम्मिलित रहते हैं उसे एरोसोल कहते हैं। और एरोसोल कहते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पर दिया कि जब वायुमंडल में उपस्थित एरोसोल के संपर्क में सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैस हो जाती है उसे धूम या कोहरा कहते हैं। जब क्या होती है, तो वायुमंडल में जब एरोसोल के संपर्क में सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैस एक दूसरे से मिश्रण बना लेती है तो धूम और कोहरे का यानी स्मॉग का निर्माण करती है। जब एरोसोल सल्फर डाइऑक्साइड से मिश्रण कर लेती है तो धुआं या घूम कोहरा का निर्माण करती है। और वायुमंडल कितने परतों में, तो टोटल 5 परतें में बटी हुई है। वायुमंडल कितने परतें में बटी हुई, 5 परतों में। पहला है क्षोभमंडल, ट्रोपोस्फीयर, दूसरा समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर, तीसरा मध्यमंडल, मेसोस्फीयर, और चौथा है तापमंडल, थर्मोस्फीयर। और थर्मोस्फीयर को 2 भागों में बांटा गया, आयनमंडल और बहिर्मंडल। तो टोटल कितने परतों में, पहला हो गया क्षोभमंडल ट्रोपोस्फीयर, दूसरा स्ट्रेटोस्फीयर और तीसरा मेसोस्फीयर यानी मध्यमंडल और चौथा आयनमंडल और पांचवा वायुमंडल। और देखते हैं क्षोभमंडल में क्या है, तो यह वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। वायुमंडल की सबसे निचली
परत क्या होती है, तो क्षोभ मंडल होती है और इसमें समस्त मौसमी घटनाएं क्या होती है, तो इसी में पाए जाते हैं क्षोभ मंडल। संघनन, बरसन और कोहरा, बादल, ओस, हिमवर्षा, बादलों की गरज, आंधी तूफान या त्वरित झंझावात या चक्रवात सब इसी मंडल में होते हैं। क्षोभ मंडल में बाष्पीकरण, संघनन, कोहरा ओरा, ओस, हिमवर्षा, बादलों गरज, आंधी तूफान, झंझावात, चक्रवात सब इसी मंडल में पाए जाते हैं। और इस मंडल में परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है और इसे संवहनी धारा चलती परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। और इसी क्षोभ मंडल में क्या होती है, तो संवहनी धारा बहती है और इसे संवहन मंडल भी कहते हैं। क्षोभ मंडल को संवहन मंडल कहा जाता है। और हेलीकॉप्टर जो होती है, जो उड़ती है, क्षोभ मंडल में उड़ाया जाता है। हेलीकॉप्टर क्षोभ मंडल में होती है, जबकि क्षोभ मंडल की सबसे ऊपरी सीमा पर जेट स्ट्रीम नाम की हवा चलती है। क्षोभ मंडल की सबसे ऊपरी सीमा पर क्या होती है, तो जेट स्ट्रीम की हवा चलती है जिसकी चाल बहुत ज़्यादा होती है। जेट स्ट्रीम की चाल क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। और क्षोभ मंडल प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी हो जाती है। 165 डिग्री क्षोभ मंडल में जब 165 मीटर ऊपर जाने पर क्या होती है, तो 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर का घट जाती है। और क्षोभ मंडल के 15 किलोमीटर पट्टी के क्षोभ सीमा कहते हैं। जो क्षोभ मंडल होते हैं, जो क्षोभ मंडल के 15 किलोमीटर की जितनी भी पट्टी होती है उसे क्षोभ सीमा कहते हैं। और इसके ऊपर समताप मंडल प्रारंभ होते हैं। जब 15 किलोमीटर जब क्रॉस कर जाती है तो समताप मंडल में क्या होती है, प्रवेश कर जाते हैं। और क्षोभ मंडल समताप मंडल के क्षोभ मंडल सप्ताप मंडल से क्षोभ सीमा को अलग करती है। क्षोभ मंडल सप्ताप मंडल से कौन अलग करती है, तो क्षोभ सीमा है जो क्षोभ मंडल को समताप मंडल से अलग करती है। और नेक्स्ट है दूसरा समताप मंडल। और इस क्षोभ मंडल के ऊपरी वाली परत को समताप मंडल कहते हैं। और इसकी दूरी कितनी होती है, तो 30 से 40 किलोमीटर तक दूरी होती है। और इसमें ओजोन परत पाए जाते हैं। समताप मंडल में ओजोन परत पाए जाते हैं और परावैंगनी किरणों के रोक देती है। समताप मंडल क्या करती है, तो परावैंगनी किरणों के रोक देती है। और इसे और नेक्स्ट है यहाँ पे दिए गए समताप मंडलों के कोई भी मौसम परिवर्तन नहीं होते। समताप मंडल में क्या होती है, तो मौसम परिवर्तन नहीं होती और ना ही टेम्परेचर बदलता है। ना ही मौसम परिवर्तन होती है, ना ही टेम्परेचर बदलती है। और जिसके कारण से वायुयान चलाने के लिए अच्छा माना जाता है। वायुयान चलाने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है समताप मंडल। और हेलीकॉप्टर को क्षोभ मंडल में, जैसे एरोप्लेन क्या है, तो समताप मंडल में उड़ती है एरोप्लेन। और ओजोन की मोटाई को डॉप्सन में नापते हैं और इसकी मोटाई कम हो जाने के कारण इसे क्षरण कहलाती है। जब ओजोन को किस में नापते हैं, तो डॉप्सन में। और नेक्स्ट है तीसरा मंडल मेसोस्फीयर, इसे मध्यमंडल कहते हैं। सबसे ठंडा होती है। मध्यमंडल क्या होती है, तो सबसे ठंडा होती है। और आयनोस्फीयर, इस मंडल में रेडियो तरंगे टकराकर वापस चली आती है। आयन मंडल में क्या होती है, तो रेडियो तरंगे वापस लौटकर पृथ्वी पर चलाती है। और यह संचार के लिए सबसे अच्छा माना जाता है आयन मंडल को। संचार के लिए सबसे अच्छा किसे माना जाता है, आयन मंडल को। और अंतरिक्ष स्टेशन और ध्रुवीय उपग्रह, जितना भी उपग्रह सैटेलाइट होते हैं सब आयन मंडल में होते हैं। और अंतरिक्ष स्टेशन भी कहाँ होते हैं, तो आयन मंडल में होती है। और नेक्स्ट है और आयन मंडल में होती है। और नेक्स्ट है एक्सोस्फीयर यानी बहिर्मंडल, ये 640 किलोमीटर के बाद होती है। सबसे गर्म मंडल है। और संचार उपग्रह इसी मंडल में होते हैं। संचार उपग्रह किसमें होते हैं, तो इसी मंडल में होते हैं। और इसमें हाइड्रोजन तथा हीलियम की अधिकता देखी जाती है। बहिर्मंडल में हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता देखी जाती है। किसी भी क्षेत्र में ऊपर फैली हुई धरातल लंबवत दबाव डालती है और इसे जिसे क्या कहते हैं, वायुदाब कहते हैं। जो किसी भी क्षेत्र की ऊपरी फैली हुई वायु धरातल पर लंबवत क्या करती है, दबाव डालती है लंबवत, उसे वायुदाब कहते हैं। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर मापते हैं। बैरोमीटर को समुद्र तल पर लगाया जाता है। बैरोमीटर को कहाँ लगाया जाता है, तो समुद्र के तल पर लगाया जाता है। बैरोमीटर कहाँ लगाई जाती है, तो समुद्र के तल पर लगाई जाती है। और चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। और नेक्स्ट इसमें दिए गए बैरोमीटर में पारा भरा होता है। बैरोमीटर में पारा का प्रयोग किया जाता है। और इसमें 3 केस दिए गए टोटल। बैरोमीटर को पारा के अचानक गिर जाती है तो चक्रवात आने की संभावना रहती है। और धीरे धीरे गिरती है तो वर्षा पड़ेगी। और यदि धीरे पारा ऊपर उठने लगे तो साफ मौसम, धीरे धीरे ऊपर उठे तो साफ मौसम, एकाएक गिरे तो चक्रवात आएगी। और धीरे धीरे गिरने पर वर्षा होने की संभावना रहती है। और वायुमंडलीय दाब कितनी होती है, तो 1013.23 मिलीबार होती है। वायुमंडलीय दाब कितनी होती है, तो 1013.23 मिलीबार होती है। और यह 76 सेंटीमीटर भार के दाब के बराबर होती है।
यह कितने सेंटीमीटर के बराबर होती है? तो 76 सेंटीमीटर। और वायुमंडलीय दाब के बारे में दिया है तो वायुमंडलीय दाब टोटल की कितनी पेटियाँ होती हैं? 7 पेटियाँ होती है। वायुमंडलीय दाब की कितनी पेटियाँ टोटल होती है? तो 7 पेटियाँ होती है। और यहाँ पे दिया गया 0 डिग्री विषुवत रेखा और 0 डिग्री से 10 डिग्री है और 0 डिग्री से ये विषुवत से निम्न है और 23.5 डिग्री से 35 डिग्री क्या है? तो उपोष्ण उच्च दाब है और उपध्रुवीय और ध्रुवीय है। भूमध्य रेखीय निम्न वायु दाब पेटी। पहला है भूमध्य रेखीय निम्न दाब वायु पेटी जो विषुवत रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री अक्षांश पर होती है। विषुवत रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री अक्षांश पर क्या होती है? तो भूमध्य रेखीय निम्न वायु दाब पेटी होती है। और इस पेटी को क्या कहते हैं? तो भूमध्य रेखीय निम्न दाब वायु पेटी को डोलड्रम भी कहते हैं। भूमध्य रेखीय निम्न वायु दाब पेटी को क्या कहते हैं? डोलड्रम भी कहते हैं। भूमध्य रेखीय दाब को क्या कहते हैं? तो डोलड्रम भी कहते हैं। और उपोष्ण उच्च दाब क्या होती है? तो 30 से 35 डिग्री सेल्सियस अक्षांश के मध्य को उपोष्ण उच्च दाब कहते हैं और इसे अश्व अक्षांश कहते हैं। उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी को क्या कहते हैं? तो अश्व अक्षांश कहते हैं। और वायुदाब सबसे ग्रीष्म ऋतु में होती है। वायुदाब कब होती है? तो ग्रीष्म ऋतु में सबसे कम वायुदाब होती है। 30 से 35 डिग्री क्या होती है? तो 30 से 35 डिग्री में उपोष्ण अक्षांश होती है। 30 से 35 डिग्री में उपोष्ण अक्षांश होती है। और 5 डिग्री ऊपर से नीचे क्या होती है? तो भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी यानी डोलड्रम भी कहते हैं। 5 डिग्री से उत्तर और दक्षिण। देखिए यहाँ पे दिए गए वायुमंडल, ये क्षोभ मंडल होते हैं। और ये 0 से 30 किलोमीटर तक क्या होती है? तो क्षोभ मंडल। और 30 किलोमीटर से ऊपर क्या होती है? समताप मंडल। समताप मंडल से ऊपर क्या होती है? तो 50 से 80 किलोमीटर तक क्या होती है? तो मध्यमंडल। और मध्यमंडल के 80 से 640 किलोमीटर तक क्या होती है? तो आयन मंडल होती है। और 640 से 1000 किलोमीटर तक क्या होती है? तो आयन बहिर्मंडल होती है। क्षोभ मंडल में मौसमी परिघटना होती है। समताप मंडल में ताप बदलने की होती है। और मध्यमंडल सबसे ठंडा होते हैं। औरोरा, उल्कापिंड और उपग्रह सब कहाँ होते हैं? आयन मंडल में होती है। और यहाँ पे संचार उपग्रह 1000 डिग्री से वायुमंडल यह सबसे पतली होती है और सबसे गर्म होती है। तो सबसे गर्म होती है बहिर्मंडल। 5 डिग्री से उत्तर और दक्षिण डोलड्रम कहलाती है। और 35 डिग्री से 35 डिग्री उत्तर और दक्षिण अश्व अक्षांश कहते हैं। और 60 डिग्री से 65 डिग्री अध्रुवीय कहलाते हैं। और 90 डिग्री को ध्रुव कहते हैं। और चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। पवन के बारे में पढ़ेंगे। तो पवन दिया गया तो हवाएं जो धरातल के वायुदाब में 36 विषमताओं के कारण चलती है। हवाएं किसके कारण चलती है? तो धरातल के वायुदाब में 36 विषमताओं के कारण हवाएं चलती है। और हवाएं जो उच्च वायुदाब के क्षेत्र से निम्न वायुदाब के क्षेत्र की ओर चलती हैं। हवाएं किस ओर चलती? तो उच्च वायुदाब के क्षेत्र से निम्न वायुदाब के क्षेत्र की ओर चलती हैं। हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब के क्षेत्र की ओर चलती है हवाएं। और इसमें फेरल का नियम लागू किया जाता है। इसके अनुसार उत्तरी गोलार्ध में हवाएं दाहिनी ओर घूम जाती है और गोलार्ध में अपनी बाईं ओर घूम जाती हैं। फेरल के नियम में क्या होती है? तो उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपनी दाहिनी ओर मुड़ जाती है। उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर घूम जाती है। इसी को फेरल का नियम कहते हैं। और नेक्स्ट है कैरियोलिस बल। पृथ्वी के घूर्णन के कारण लगने वाले बल को कैरियोलिस बल कहते हैं। जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण लगने वाले बल को कैरियोलिस बल कहते हैं। और पवन उच्चतम दाब की पेटी से निम्न दाब पेटी की ओर चलते हैं। कैरियोलिस बल में क्या होती है? तो पवन होती है जो उच्च दाब की पेटी से निम्न दाब की पेटी की ओर चलते हैं। और उच्च दाब की पेटी से निम्न दाब की पेटी की ओर चलते हैं। कैरियोलिस बल यही दर्शाती है। और नेक्स्ट है व्यापारिक यानी सन्मार्गी यानी ट्रेड विंड। व्यापारिक पवनों को ट्रेड विंड कहा जाता है या सन्मार्गी पवनें कहते हैं। ये दोनों गोलार्ध में उपोष्ण उच्च दाब 35 डिग्री से 40 डिग्री के पेटी से विषुवतीय रेखे की निम्न दाब पेटी की ओर चलती है। 35 डिग्री 40 की पेटी से विषुवतीय रेखे की निम्न दाब की पेटी की ओर चलती है। उच्च दाब की पेटी से विषुवतीय रेखे निम्न दाब की पेटी की ओर चलती है व्यापारिक पवनें।
और पछुआ पवने होते हैं, इसे उपोष्ण उच्च दाब की पेटी से निकलकर उपध्रुव की दाब की पेटी की ओर जाती है। कहाँ जाती है? तो उपोष्ण उच्च दाब की पेटी से निकलकर उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी की ओर जाती है। और उत्तरी गोलार्ध में इसे दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व हो जाती है। उत्तरी गोलार्ध में क्या हो जाती है? तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्वी हो जाती है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्वी हो जाती है। और दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिम दक्षिण से पूरब हो जाती है। पश्चिम से क्या हो जाती है? तो उत्तर पश्चिम से क्या हो जाती है? उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व हो जाती है। उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाती है? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व हो जाती है। दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व हो जाती है। यहाँ पे दिया गया फेरल का नियम दिया गया। ये व्यापारिक होती है जो 0 से 5 डिग्री के बीच चलती है, और इसे ध्रुवीय पवनें कहते हैं। उच्च वायुदाब के क्षेत्र से निम्न विषुवतीय निम्न दाब की ओर चलती हैं। और ये पछुआ पवनें होते हैं जो उच्च वायुदाब से ध्रुवीय निम्न वायुदाबीय क्षेत्र में चलती है। ये है पछुआ पवनें, ये है व्यापारिक पवनें। दक्षिणी गोलार्ध में भूमि के कमी कारण पछुआ पवनों की मार्ग में कोई अवरुद्ध नहीं होते। दक्षिणी गोलार्ध में क्या होती है? भूमि की कमी होती है, जिसमें पछुआ पवने में कोई मार्ग अवरुद्ध नहीं होते, और इस कारण विकराल रूप ले लेती है। और अलग अलग अक्षांश पर मछुआरों ने इसका अलग अलग नामकरण किया है। और ये सब क्या है? तो 40 डिग्री ग्रहता चालीसा है, इसका नाम दिया गया जो पछुआ पवने के नाम है। 40 डिग्री ग्रहता चालीसा को कहा जाता है। 50 डिग्री को प्रचंड 50 कहा जाता है, और 60 डिग्री को चिकता 60 कहा जाता है। ये सब क्या? तो पछुआ पवने हैं। और ध्रुवीय पवने या पूर्वा पवने कहा जाता है। ध्रुवीय पवने को पूर्वा पवने कहा जाता है। ध्रुवों से क्या होती है? तो ध्रुवीय पवने होते हैं जो ध्रुवीय से उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी की ओर चलती है। ध्रुवीय से उपध्रुवीय की निम्न दाब पेटी की ओर चलती है, और व्यापारिक पवने की समानता रखती है। ध्रुवीय पवने या पूर्वा पवने किसके समान रखती है? तो व्यापारिक पवने के समान रखती है। और यह समीर दिया गया है, इसे इंग्लिश में ब्रिज कहते हैं। और मंद गति से चलने वाली हवाओं को समीर कहते हैं, और समीर कहते हैं। मंद हवा से चलने वाली गति को समीर कहते हैं। और सागरीय समय या दिन के समय होते हैं, और समुद्र से स्थल की ओर गति करती है। सागरीय समूह होते हैं जो दिन के समय चलती है, और समुद्र से स्थल की ओर गति करती है, सागरीय समय। और दूसरा स्थल समय या रात के समय होती है, जो स्थल से समुद्र की ओर चलती है। स्थलीय समूह है जो स्थल से समुद्र की ओर चलती है, और यह रात में चलती है। और पर्वतीय समीर होते हैं जो रात में चलती है, और पर्वतीय समुद्र होते हैं जो रात में चलते हैं। और घाटी होती है जो दिन में चलती है। मानसून दिया गया, तो मानसून इसका अर्थ होती है मौसम के अनुसार बदलने वाली पवनें। मानसूनी पवने के अर्थ क्या होती है? तो मौसम के अनुसार बदलने वाली पवने को मानसून पवने कहते हैं। और मानसून पवनें जो ग्रीष्म ऋतु में समुद्र स्थल की ओर और तथा शीत ऋतु में समुद्र की ओर चलती है। मानसून पवने होते हैं जो ग्रीष्म ऋतु में समुद्र से किसी और स्थल की ओर चलते हैं, मानसूनी पवने। और जबकि शीत ऋतु में स्थल से समुद्र की ओर चलते हैं। और गर्म स्थानीय पवन ये अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। पहला है चिनूक या रॉकी पर्वत अमेरिका के पूर्वी ढाल पर पाई जाती है चिनूक। और हरमिट्टन है जो कहाँ पर पाए जाते हैं? गिनी देश में पाए जाते हैं, जो पश्चिम से पूरब की ओर चलते हैं। और इसके आने से ठंड खत्म हो जाती है। इसके आने से क्या होती है? तो ठंड खत्म होती है। और जिसके कारण डॉक्टर पवन किसे कहते हैं? तो हरमट्टन को डॉक्टर पवन कहते हैं। और नेक्स्ट है फोन, जो स्विट्जरलैंड और इटली में यह चलती है। यह आल्प्स पर्वत पर चलती है। फोन है जो कहाँ पे चलती है? तो आल्प्स पर्वत। और इससे क्या होती है? तो इससे अंगूर क्या हो जाते हैं? पक जाते हैं।
तो फोन पवने जो कहाँ चलती है, तो स्विट्जरलैंड में चलती है। और सिरोका कहाँ पे, तो यह सहारा मरुस्थल से उत्तर की ओर चलती है। सिरोका जो सहारा मरुस्थल से उत्तर की ओर चलती है और भूमध्य सागर से नमी ग्रहण कर लेती है। सिरोका है जो सहारा मरुस्थल में चलती है और इसे रक्त वर्षा भी कहते हैं। सिरोका के रक्त वर्षा भी कहते हैं और भूमध्य सागर से नमी ग्रहण करती है। और नॉर्वेस्टर है जो न्यूजीलैंड में चलती है और नॉर्वेस्टर है जो न्यूजीलैंड में चलती है। और नेक्स्ट है ब्रिक फील्डर जो ऑस्ट्रेलिया की पवने हैं और जो विक्टोरिया प्रांत में बहती है। ब्रिक फील्डर कहाँ में बहती है, तो विक्टोरिया प्रांत में बहती है और ऑस्ट्रेलिया में ब्रिक फील्डर चलती है। और लू कहाँ है, तो लू उत्तर भारत और पाकिस्तान में चलती है। खामासीन पवने गर्म पवने जो मिस्र में चलती है और काल बैसाखी है जो बंगाल में। और ठंडी स्थानीय पवने दिए गए और यहाँ पे सामल कहाँ चलती है, तो इराक में चलती है। और सिमुम अरब में चलती है। सिमुम पवने जो कहाँ चलती, तो अरब में। सामल इराक में। सामल कहाँ चलती, तो इराक में। सिमुम अरब में। और ये सब ठंडी पवने नॉर्दर्न है जो कहाँ चलती है, तो यूएसए में चलती है। मिस्ट्रल है ठंडी पवने कहाँ चलती है, स्पेन और फ्रांस में चलती है। और ब्लिजर्ड पवने कहाँ है, तो ब्लिजर्ड एक ठंडी पवने है जो साइबेरिया यानी रूस में चलती है। और बोरा कहाँ के, तो इटली के ठंडी पवने बोरा इटली के नॉर्दर्न यूएसए में। मिस्ट्रल स्पेन और फ्रांस में और ब्लिजर्ड साइबेरिया में और बोरा इटली में चलती है। और नेक्स्ट यहाँ पे दिए गए हैं साइक्लोन के बारे में दिया गया है। साइक्लोन दिया गया। साइक्लोन चक्रवात के केंद्र में निम्न दाब होते हैं। चक्रवात के केंद्र में क्या होते हैं, तो निम्न दाब होते हैं और जिसके कारण हवाएं बाहर से अंदर की ओर जाते हैं। हवाएं कहाँ जाती, तो हवाएं जो चक्रवात के कारण क्या होती हैं, तो हवाएं बाहर से अंदर की ओर जाती है और हवाओं के इस भी उत्क्रम को चक्रवात कहते हैं। हवाओं के इसी क्रम को क्या कहते हैं, चक्रवात कहते हैं, जो बाहर से अंदर की ओर चलती है चक्रवात। और चक्रवातों की दिशा उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉज होती है। चक्रवात की दिशा उत्तरी गोलार्ध में क्या होती है, तो एंटी क्लॉकवाइज होती है। और जबकि दक्षिणी गोलार्ध में क्या होती है, तो क्लॉकवाइज होती है। और चक्रवातों का आकार इसकी भी आकार के समान होती है। चक्रवात की आकार कैसी होती है, तो भी आकार की। और इसे चक्रवात को नापती है किसमें, तो चक्रवात को नापा जाता है टी स्केल में। चक्रवात को नापा जाता है। और टॉर्नेडो क्या है, तो टॉर्नेडो एक की के अनुसार रहती है जो अमेरिका में एक चक्रवात है। टॉर्नेडो जो अमेरिका में है। और हरिकेन कहाँ चलती है, तो कैरिबियन सागर में चलती है। और टाइफून कहाँ, चीन सागर में चलती है। साइक्लोन कहाँ चलती है, तो बंगाल के खाड़ी में। बिली ऑस्ट्रेलिया जो प्रशांत महासागर में चलती है। नीलम चक्रवात है जो बांग्लादेश में चलती है। और प्रति चक्रवात है जो केंद्र में उच्च दाब में होती है। प्रति चक्रवात क्या होती है, तो केंद्र में उच्च दाब होती है और जिसके चारों तरफ वृत्ताकार समदाब रेखाएं होती है। और वृत्ताकार समदाब रेखाएं होती है और केंद्र में उच्च दाब तथा बाहर की तरफ अपेक्षाकृत निम्न दाब वायु दाब होने के कारण हवाएं बाहर की ओर चलती है, सबसे खतरनाक नहीं होती है। प्रति चक्रवात क्या होते हैं, तो खतरनाक नहीं माना जाती हैं। और यह जिसके चारों तरफ वृत्ताकार समदाब रेखाएं होती हैं और उच्च दाब तथा बाहरी तरफ अपेक्षाकृत निम्न दाब होते हैं। अंदर की ओर उच्च दाब होते हैं और बाहरी तरफ में निम्न दाब वायु दाब होते हैं और ये हवाएं बाहर की ओर चलती हैं। और सबसे ये जब चलती है तो हल्की वायु और भारी वायु मिल जाते हैं, उसे बताग्र कहते हैं। जब प्रति चक्रवात चलती है तो हल्की वायु और भारी वायु होते हैं जो एक दूसरे से मिल जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, बताग्र कहते हैं। और बताग्र कहते हैं। और यहाँ पे दिए गए वर्षा के बारे में दिया गया, तो रेनफॉल देख लेते हैं। और यहाँ पे दिए गए प्रति चक्रवात में क्या होते हैं, तो उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज होते हैं और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज होते हैं। प्रति चक्रवात क्या होते हैं, तो उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज होते हैं और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज होते हैं। यहाँ पे बादल दिए गए हैं, तो बादल क्या होते हैं, तो बादलों का निर्माण कैसे होती है, तो संघनन के कारण बादलों का निर्माण होते हैं। पहला है पछाव बादल। पछाव बादल क्या होते हैं, तो पछाव बादल सर्वाधिक ऊंचाई पर रहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पछाव बादल क्या होती है, तो सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन से बादल होते हैं, तो पछाव बादल होती है। और
यह कैसे किससे निर्माण होती है? चक्रवात के कारण पछाव बादल का निर्माण होती है और इसकी आकार यह दिखाई देती है पंख जैसा आकार की दिखाई देती है पछाव बादल। पछाव बादल क्या होते हैं? सबसे अधिक हाइट पर होती हैं और यह चक्रवात से निर्माण होती है और इसकी आकार पंख जैसी होती है। और दूसरा है पछाव स्तरीय बादल। पछाव स्तरीय बादल होते हैं जो दूधिया कलर के होते हैं और यह पर्वा मंडल में होती है। पछाव स्तरीय बादल क्या होते हैं? पर्वा मंडल में होते हैं। पछाव स्तरीय बादल पछाव स्तरीय बादल क्या होते हैं? दूधिया या कलर जैसी होती है। पछाव स्तरीय या पर्वा मंडल में होती हैं। पछाव बादल होते हैं जो किसके सूचक होते हैं? तो पछाव बादल होते हैं सर्वाधिक ऊंचाई पर होते हैं या चक्रवात का सूचक होते हैं। पछाव बादल किसका सूचक होते हैं? तो चक्रवात का सूचक माना जाता है पछाव बादल को। चक्रवातों के आगमन के पहले पछाव मेघ दिखने लगते हैं। चक्रवात के आने के आगमन से पहले कौन सी दिखाई देती? तो पछाव में दिखाई देती है। और उच्च स्तरीय बादल, इनमें विस्तृत एवं लगातार वर्षा होती है। विस्तृत एवं लगातार वर्षा होती है। और वर्षा स्तरीय बादल ये धरातल के अधिक नज़दीकी में पाए जाते हैं। वर्षा स्तरीय बादल कहाँ दिखी जाती है? तो वर्षा स्तरीय बादल दिखी जाती है बादल के धरातल के अधिक नज़दीक पाए जाते हैं। और इसकी आकार कैसी होती है? तो फूलगोभी जैसी आकार होती है। और नेक्स्ट है, इनमें प्राय सफल मौसम का आभास होता है। कपासी बादल में क्या होती है? तो सफल साफ मौसम का आभास होती है। और पछावी कपासी बादल में क्या है? तो यह समूह में पाया जाता है, छाया नहीं देती है और मिर्कल या स्काई जैसी होती है पछावी कपासी बादल। कपासी बादल प्राय साफ या आभास होते हैं या रुई जैसी संरचना की होती है। कपासी बादल क्या होते हैं? तो रुई जैसी संरचना की होती है। कपासी बादल क्या होते हैं? तो कपासी वर्षा, इनमें से ऐसा साथ क्या होते हैं? ओला तड़ित और वर्षा सबसे अधिक होते हैं और सारा बवाल यही करती है कपासी वर्षा बादल। यहाँ वर्षा दिए गए जो संघनन के फलस्वरूप जल के रूप में लेना वर्षा संघनन कहलाती है। और संवहनीय वर्षा क्या होती है? तो संवहनीय वर्षा विषुवत रेखा के पास में होती है क्योंकि वहाँ गर्मी क्या होती है? तो अधिक पड़ती है, उसे संवहनीय वर्षा कहते हैं। जब विषुवत रेखा के पास होती है और इसमें गर्मी अधिक पड़ती है और इसमें बादल अधिक बनते, उसे संवहनीय वर्षा कहते हैं। जिसमें क्या होती है? तो विषुवत रेखा के पास होती है और इसमें वर्षा अधिक पड़ती है और बादल भी अधिक होती है, उसे संवहनीय वर्षा कहते हैं। और दूसरा चक्रवाती वर्षा, जो समुद्र के किनारे का किनारा वर्षा होता है, उसे चक्रवाती वर्षा कहते हैं और यह समुद्र के किनारे होती है। चक्रवाती वर्षा होते हैं जो समुद्र के किनारे होते हैं, जबकि संवहनीय वर्षा होते हैं जो इसमें क्या होती है? तो बादल अधिक होती है। चक्रवाती वर्षा में क्या होते हैं? समुद्र का जल भाप बनकर बदल लेता है और समीप वाले स्थान में बरस जाती है। यह समुद्र के किनारे पर यह चक्रवाती वर्षा होती है। और नेक्स्ट है पर्वतीय वर्षा या यह वर्षा पर्वतों से टकराकर पर्वतों के दूसरी ओर वर्षा नहीं होता है, जिसमें वृष्टि छाया बनती है। और इसे विश्व का अधिकांश क्षेत्र पर्वतीय वर्षा होती है। विश्व में अधिकांश वर्षा क्या होती है? पर्वतीय वर्षा होती है। भारत में अधिकांश वर्षा क्या होती है? तो पर्वतीय वर्षा होती है। और भारत मानसून दक्षिण पश्चिम में होती है और लौटते समय उत्तर पूर्व में हो जाती है। भारत का मानसून दक्षिण पश्चिम में और लौटते समय उत्तर पूर्व की दिशा में हो जाती है। और नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया मानसून क्या है? तो मानसून एक अरबी भाषा है। मानसून क्या है? तो एक अरबी भाषा है। मानसून इसकी उत्पत्ति हुई थी अरबी भाषा से, मानसून उत्पत्ति हुई थी और मौसमी शब्द से हुई है। भारत में से इसमें मानसून कब सक्रिय होती है? तो जून से सितंबर माह में मानसून क्या होती है? सक्रिय हो जाती है। भारत एक उपोष्ण मानसूनी जलवायु वाला देश है। भारत क्या है? तो उपोष्ण मानसूनी जलवायु वाला देश है भारत क्या है? तो उपोष्ण मानसूनी जलवायु वाला देश है। और दक्षिण पश्चिम मानसून 91% भारत में क्या होती है? वर्षा होती है, जो अरब सागर से उत्पन्न होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून है जो जिसमें क्या होती है? 91% वर्षा होती है और यह कहाँ से उठती है? तो अरब सागर में उठती है। और उत्तर पूर्व मानसून, जो लौटती मानसून कहते हैं, जो जाड़े के दिनों में तमिलनाडु में वर्षा होती है, जो भूमध्य सागर के कारण से लौटते हुए वर्षा होती है। और आम्र वर्षा कहते हैं, जो कर्नाटक एवं केरला में होते हैं, जो उसे आम वर्षा कहते हैं। और मानसून पूर्व वर्षा या फुहार कहते हैं आम्र वर्षा को।
और सबसे अधिक वर्षा मानसून में होती है और सबसे कम वर्षा कहाँ होती है तो लेह के लद्दाख में होती है। और नेक्स्ट दिया गया जलवायु के बारे में दिया गया, जलवायु देख लेते हैं। और किसी खास जगह जिसके बारे में सटीक जानकारी हो उसे जलवायु कहते हैं। किसी खास जगह जिसके बारे में सटीक जानकारी हो उसे जलवायु कहते हैं। और जब भारत में 4 प्रकार की ऋतुएं पाए जाते हैं। भारत में कितने प्रकार की ऋतु हैं? 4 प्रकार के। पहला है शीत ऋतु या शीत ऋतु होते हैं जो 15 दिसंबर से 15 मार्च तक होती है। शीत ऋतु कब से कब तक होती है? 15 दिसंबर से 15 मार्च तक होती है। और इस समय चलने वाले ठंडे हवा को शीतलहर कहते हैं। इस टाइम क्या होती है जो चलने वाली ठंडी हवा को शीतलहर कहते हैं। और दूसरी होती है ग्रीष्म ऋतु जो 15 मार्च से 15 जून तक होती है और इस पर चलने वाले गर्म हवा को लू कहते हैं। 15 मार्च से 15 जून तक क्या चलती है तो ग्रीष्म ऋतु चलती है और इससे चलने वाली गर्म हवा को लू कहते हैं। और तीसरा होती है जो वर्षा ऋतु जो 15 जून से 15 सितंबर तक चलती है और इस समय मानसून का आगमन होती है। 15 जून से 15 सितंबर तक चलती है और वर्षा ऋतु के दौरान यह मौसम आती है। और भारत में मानसून दक्षिण पश्चिम दिशा से जून के पहले सप्ताह में केरल में प्रवेश करती है। 14 जुलाई तक पूरे भारत में फैल जाती है। सबसे अंत में मानसून पंजाब में होती है। सबसे अंत कहाँ होती है तो मानसून पंजाब में होती है। और सर्वाधिक वर्षा मानसून के सबसे कम वर्षा लद्दाख में होती है। लौटते मानसून से वर्षा आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में होती है। सर्वाधिक वर्षा मानसून में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? सर्वाधिक वर्षा मानसून में सबसे कम कहाँ? लद्दाख में। और लौटते मानसून से वर्षा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में होती है। और लौटते मानसून से चक्रवात उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश में भी आते हैं। और चौथा शरद ऋतु जो 15 सितंबर से 15 दिसंबर के बीच में होती है। शरद ऋतु 15 सितंबर से 15 दिसंबर के बीच में होती है और इस समय मानसून लौट चुका होता है। और मानसून लौटने के कारण आसमान पूरी तरह से साफ हो चुका रहता है और जिसके कारण चिलचिलाती हुई धूप में पड़ती है। तो ये एक बार रिवीजन कर लेते हैं। मौसम 4 प्रकार के होते हैं जो 15 मार्च से 15 दिसंबर से 15 मार्च तक क्या होती है तो शीत ऋतु होती है। 15 मार्च से 15 दिसंबर तक शीत ऋतु होती है। और ग्रीष्म ऋतु 15 मार्च से 15 जून तक होती है। वर्षा ऋतु 15 जून से 15 सितंबर तक होती है। और शरद ऋतु होती है जो 15 सितंबर से 15 दिसंबर तक होती है। और यहाँ पे दिया गया जलधारा दिया गया, इसको भी देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे कैलिफोर्नियन धारा है। कैलिफोर्निया क्या है तो एक ठंडी जलधारा है कैलिफोर्निया। और यहाँ पे एरिजोना कैलिफोर्निया क्या है तो ठंडी जलधारा है। और यहाँ पे पेरू जलधारा है या हम्बोल्ट जलधारा क्या है तो एक ठंडी जलधारा है। पेरू या हम्बोल्ट जलधारा क्या है तो ठंडी धारा है। और यहाँ पे फॉकलैंड जलधारा है जो ये भी ठंडी जलधारा है। फॉकलैंड, पेरू, हम्बलबोल्ट ये सब सभी क्या है तो ठंडी जलधारा है। और लेब्राडोर भी क्या है तो ठंडी जलधारा है। और केनारी भी क्या है तो ठंडी जलधारा है। केनारी क्या है तो एक ठंडी जलधारा है। केनारी भी ठंडी जलधारा है। और नॉर्वे, गल्फ स्ट्रीम, नॉर्वे क्या है, गल्फ स्ट्रीम, नॉर्वे ये सब दोनों क्या है तो गर्म जलधारा है। और यहाँ पे ठंडी जलधारा बेंगुला क्या है तो ठंडी जलधारा विषुवतीय धारा और ब्राज़ील की धारा ये दोनों क्या है तो विषुवतीय जलधारा और ब्राज़ील की धारा गर्म जलधारा। और बेंगुला भी क्या है, बेंगुला ठंडी जलधारा। और यहाँ पे दिया गया सुमोरी जो इंडोनेशिया में सुमोरू जलधारा ये ठंडी जलधारा है सुमोरू। और मोजाम्बिक और मेडागास्कर और अगलुहा ये सभी क्या है तो गर्म जलधारा। और वेस्ट ऑस्ट्रेलिया से चलती है एक जो ये भी क्या है तो ठंडी जलधारा।
और सुसीमा जलधारा क्या है, तो गर्म जलधारा है। सुसीमा गर्म जलधारा है और ओकोटस क्या है, तो ठंडी जलधारा है। और यहाँ पे अंटार्कटिका जलधारा भी क्या है, तो एक ठंडी जलधारा अंटार्कटिका। शांत समुद्र में जो डोलड्रम होते हैं, जो कम दाब में होते हैं, कौन सी जल वाष्प है जो डोलड्रम में प्रवेश करती है, विपरीत दिशा में विषुवत रेखा की जलधारा। महासागर में लवणता कितनी होती है, तो 35% होती है औसत लवणता। और सबसे अधिक लवणता तुर्की के बॉन झील में पाई जाती है जो 330% होती है। तुर्की के बॉन झील में लवणता 330%। और इजराइल के मृत सागर लवण में 240% है और घनत्व ज़्यादा रहता है और तैरने पर आसानी होती है। और यहाँ पे देख लेते हैं जलमंडल। जलमंडल है जो यह पृथ्वी के 71% पर होते हैं और 2% जल क्या होते हैं, तो पृथ्वी पर 71% जल है और 2% क्या होते हैं, तो पीने लायक पानी होती है। 2% क्या होती है, तो पीने लायक पानी होती है। यह उत्तरी गोलार्ध की जल की मात्रा होती है। यह क्या होती है, तो उत्तरी गोलार्ध की जल की मात्रा होती है। और उत्तरी गोलार्ध में जल की मात्रा कितनी 61% है और जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जल की मात्रा 81%। उत्तरी गोलार्ध में 61 होती है और जबकि दक्षिणी गोलार्ध में 81% होती है। और समुद्र दूरी को किस में नापती है, तो नॉटिकल मील में नापती है। एक नॉटिकल मील बराबर कितनी होती है, 1.852 होती है एक नॉटिकल मील बराबर। और एक फैदम बराबर कितनी होती है, तो 6 फीट होती है एक फैदम बराबर। समुद्र में छिपी वस्तुओं को पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग करते हैं और प्रसर्व ध्वनि तरंगों का प्रयोग करते हैं। सोनार में कौन सा ध्वनि का यूज किया जाता है, तो प्रसर्व ध्वनि का यूज किया जाता है। ज्वार भाटा जो समुद्री जल की अपनी समान स्थिति से ऊपर उड़ जाना क्या कहलाती है, तो ज्वार भाटा होती है जो अपनी समान स्थिति से ऊपर उड़ जाती है उसे ज्वार भाटा कहलाती है। और ज्वार आने से मछलियाँ ऊपर आ जाती है और तथा समुद्री जहाज़ों को बंदरगाह तक लाने में सरलता होती है। समुद्री जहाज़ों को बंदरगाह तक लाने में ज्वार भाटा से क्या होती है, आसानी मिल जाती है। और समुद्र जल को का अपने समान स्थिति से नीचे उतर जाना भाटा कहलाती है। समुद्री जल का अपने समान स्थिति से नीचे उतर जाना क्या कहलाती है, तो समान स्थिति से अपने नीचे आ जाना भाटा कहलाती है। और चंद्रमा का इसमें ज्वार आते हैं, इसका 3 कारण से आते हैं ज्वार भाटा। पहला चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से क्या होती है, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से क्या होती है, ज्वार भाटा होती है। दूसरा सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से भी क्या होती है, ज्वार भाटा होती है। और तीसरा पृथ्वी के घूर्णन की गति के कारण भी ज्वार भाटा होती है। ज्वार भाटा आने के 3 कारण चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण, दूसरा सूर्य का गुरुत्वाकर्षण, तीसरा क्या होती है, तो पृथ्वी के घूर्णन की गति के कारण क्या आती है, ज्वार भाटा। अमावस तथा पूर्णिमा के दिन ज्वार भाटा बहुत आता है जिसे बृहद ज्वार भाटा कहते हैं। और 24 घंटे में 2 बार बृहद ज्वार भाटा आते हैं। 24 घंटे में कितने बार, तो 2 बार बृहद ज्वार भाटा होते हैं। अमावस तथा पूर्णिमा के दिन क्या आती है, तो ज्वार भाटा। अमावस तथा पूर्णिमा के दिन ज्वार भाटा होती है। और नेक्स्ट दिया गया है समुद्र जल धारा जिसे ड्रिफ्ट या प्रवाह कहते हैं। समुद्र जल को धीरे धीरे आगे बढ़ना क्या कहलाती है, प्रवाह या ड्रिफ्ट कहते हैं। और जब धारा इसकी गति प्रवाह से तेज हो जाती है उसे धारा कहते हैं। जब प्रवाह से तेज अधिक हो जाती है उसे धारा कहते हैं। और स्ट्रीम या विशाल धारा क्या है, तो इसकी गति क्या होती है, सबसे तेज होती है जो 2 या अधिक धाराओं को मिलने से बनती है। स्ट्रीम या विशाल धारा किससे निर्माण होती है, तो 2 या अधिक धाराओं के मिलने से स्ट्रीम विशाल धारा बनती है। और नेक्स्ट है धाराओं के प्रकार दिया गया है, तो धारा गर्म जलधारा यह स्वभाव में गर्म होती है लेकिन इनकी उत्पत्ति विषुवत रेखीय के समीप होती है। गर्म जलधारा की उत्पत्ति कहाँ होती है, तो विषुवत रेखीय के समीप होती है। और इन्हीं के कारण क्या होती है, तो ध्रुवीय क्षेत्र अधिक ठंडा हो पाती है। इन्हीं के कारण क्या हो जाती है, तो ध्रुवीय क्षेत्र अधिक ठंडा हो जाती है। तो गर्म जलधारा कहाँ बनती है, तो विषुवतीय रेखीय के समय, और जिसके कारण ध्रुवीय क्षेत्र ठंडा नहीं हो पाती है। और दूसरा है ठंडी जलधारा या ध्रुवों से निकलती है और ये अधिकांश ठंडी पश्चिम महाद्वीप के पश्चिमी में पाए जाते हैं। ठंडी जलधारा होते हैं जो अधिकांश महाद्वीप के पश्चिम में पाए जाते हैं। ठंडी जलधारा जो बादल का निर्माण नहीं होने देती और इसी कारण महाद्वीपों में पश्चिमी में महाद्वीपों के पश्चिमी मरुस्थल पाए जाते हैं। ठंडी जलधारा के कारण क्या होती है, तो महाद्वीपों के पश्चिम में मरुस्थल पाए जाते हैं। और यहाँ पे दिए गए जहाँ गर्म तथा ठंडी जलधाराएं मिलती है वहाँ प्लैंकटन नामक क्या होती है, सवाल का निर्माण होती है जो मछलियों के पसंदीदा आहार माना जाता है प्लैंकटन को।
जहाँ पे गर्म तथा ठंडी जलधाराएं मिलती है उसे प्लैंकटन नामक शैवाल का निर्माण होती है। यह मछलियों के पसंदीदा आहार है और यह क्षेत्र मछलियों के उत्पादन के लिए सबसे अधिक माना जाता है। जैसे डागर बैंक है जो उत्तरी सागर में डागर बैंक है, यहाँ पे मछली अधिक उत्पादन की जाती है। और दूसरा ग्रांड बैंक जो उत्तरी अटलांटिक में पाए जाते हैं, जो यहाँ पे भी क्या होती है यहाँ पे भी मछली का उत्पादन सबसे अधिक होती है। अटलांटिक महासागर की धाराएं के बारे में दिया गया, तो इसमें पहला धारा है गल्फ स्ट्रीम, जो कैसी धारा है तो गर्म जल धारा है गल्फ स्ट्रीम। और दूसरा नॉर्वे धारा भी क्या है तो गर्म जल धारा है। और ब्राज़ील गल्फ स्ट्रीम, नॉर्वे जल धारा, ब्राज़ील धारा, ये सब सभी क्या है तो गल्फ स्ट्रीम, नॉर्वे, ब्राज़ील धारा सभी के सभी गर्म जल धारा है। और कनारी और लेब्राडोर और फॉकलैंड, कनारी और लेब्राडोर और फॉकलैंड क्या है तो कनारी, लेब्राडोर और फॉकलैंड जलधारा ठंडी जलधारा है। और क्या है तो ठंडी जलधारा है। और ओखोटस भी क्या है तो ओखोटस है जो ठंडी जलधारा है। कनारी, लेब्राडोर और फॉकलैंड, ओखोटस ये सब क्या है तो ठंडी जलधारा है जो अटलांटिक महासागर की धाराएं हैं। और नेक्स्ट है प्रशांत महासागर की धाराएं जो क्यूरोसीबो धारा और एक सुसीमा धारा है। क्यूरोसीबो धारा और सुसीमा धारा दोनों के दोनों क्या है गर्म जल धारा जो प्रशांत महासागर में की, ये सब प्रशांत महासागर की धाराएं हैं। क्यूरोसीबो और सुसीमा धारा दोनों के दोनों गर्म है। और क्यूराइल धारा, कैलिफोर्निया धारा, पेरू या हम्बलबोल्ट की धारा, क्यूराइल धारा, कैलिफोर्निया की धारा, पेरू या हम्बलबोल्ट की धारा, ये सब क्या है तो ठंडी है। क्यूराइल, कैलिफोर्निया की धारा, पेरू या हम्बलबोल्ट की धारा, ये सब ठंडी है। और क्यूरोसीबा, सुसीमा, क्यूराल, कैलिफोर्निया ये सब सभी के सभी प्रशांत महासागर के हैं। और हिंद महासागर की धाराएं मोजाम्बिक, मेडागास्कर, अग्लुहास और पछुआ पवने, मोजाम्बिक, मेडागास्कर ये सब सभी के सभी गर्म जलधारा हैं। और पछुआ पवन प्रवाह जो ये सब ठंडी जलधारा हैं। सभी महासागर के यहाँ महासागर में उत्तरी या दक्षिणी विषुवतीय रेखा धारा क्या होती है तो गर्म प्रकृति को होती है। सभी महासागर में उत्तरी या दक्षिणी विषुवतीय रेखा धारा गर्म प्रकृति को होती है। पश्चिम में ऑस्ट्रेलिया धारा क्या है ठंडी। और लवणता के बारे में दिया गया, तो महासागर में औसत लवणता कितनी होती है तो 35% क्या होती है तो महासागर में औसत लवणता पाई जाती है। और सबसे कम लवणता श्वेत सागर में बैथीमिया के खाड़ी, सबसे कम लवणता श्वेत सागर की बैथीमिया के खाड़ी में पाई जाती है। और इसकी लवणता मात्र कितनी होती है तो 2%, इसकी लवणता 2% होती है। सबसे अधिक लवणता वाले प्रमुख झील एवं सागर बॉन झील यानी तुर्की में पाए जाते हैं जो 330% क्या होते हैं तो लवणता पाए जाते हैं। और दूसरा मृत सागर जो इजराइल के जॉर्डन में पाए जाते हैं जो 240% पाए जाते हैं लवणता मृत सागर में जो इजराइल के जॉर्डन में पाए जाते हैं। और तीसरा ग्रेट साल्ट होते हैं जो 220% हो जाते हैं। ग्रेट साल्ट लेक हैं जो 220% है, इसमें लवणता पाए जाते हैं। मृत सागर में 240 और बॉन झील में 330% पाए जाते हैं। और बैथीमिया खाड़ी में क्या होती है इसकी लवणता 2% होती है। और महासागरों में औसत लवणता कितनी होती है तो 35% होती है। इसी के साथ सेवा समाप्त करते हैं और जय हिंद जय भारत कहते हैं।